नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 डेवलपमेंट एंड इट्स मेजरमेंट, विकास और इसका मापन, ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आने वाले जो पूरा चैप्टर होगा इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम स्टडी करने वाले हैं। जो सारे के सारे टॉपिक्स होंगे वो आपको पार्ट्स वाइज मिलेंगे, ठीक है। और अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अगर ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो अलग अलग टॉपिक्स में इजीली समझ में आ जाए। तो सारे के सारे जो पार्ट्स होंगे उनकी जो सेपरेट वीडियो लिस्ट होगी वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप क्लास 10th के इकोनॉमिक्स प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे सारे के सारे वीडियोस को सीरियल वाइज देख सकते हैं। और इस पूरे चैप्टर की जो PDF होगी वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चलिए हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। मोटे तौर पे हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो क्या कहना चाहता है वो हम समझेंगे। उसके बाद डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, विकास के भिन्न भिन्न जो उद्देश्य होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंटल गोल्स एंड इनकम, विकास तथा उद्देश्य, विकास के उद्देश्य और आय, इसके बारे में समझेंगे। टॉपिक नंबर 4 हमारा होगा नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, राष्ट्रीय विकास के बारे में। पांचवा जो टॉपिक हमारा होगा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर, ये पढ़ेंगे। जो हमारे पास 6वां टॉपिक होगा वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स नीड, सतत विकास और उसकी आवश्यकता। 7वां टॉपिक हमारे पास होगा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और सतत विकास में, आर्थिक वृद्धि और सतत विकास में क्या अंतर होता है ये समझेंगे। जो 8वां टॉपिक होगा हमारे पास मेजरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का मापन। इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग सब टॉपिक्स को उठाएंगे और समझेंगे इसको। जैसे नेशनल इनकम के बेसिस पर हम देखेंगे किस तरीके से एक कंट्री को डेवलप कह सकते हैं, नहीं कह सकते। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर चेक करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर चेक करेंगे, सेक्स रेशो के बेस पर चेक करेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेस पर चेक करेंगे। जो हमारे पास 9 टॉपिक होगा हमारा, उस पर हम देखेंगे मॉडर्न मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास के जो आधुनिक माप है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रियल पर कैपिटा GDP, इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स, नॉन इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंपैरिजन ऑफ पंजाब, बिहार एंड केरला ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। मतलब कि 3 हम स्टेट्स को उठाएंगे, पंजाब, बिहार और केरला को, और इसमें चेक करेंगे अलग अलग इंडिकेटर्स को उठा के कि इनमें से कौन सा ज्यादा सफल है कौन सा नहीं। तो ओवरऑल ये क्या है, ये इंट्रोडक्टरी है, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे आने वाले इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो अगर इससे क्या चीज होगा, इससे हर एक टॉपिक को जब हम अलग समझेंगे तो आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो अगर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर आपको समझ में आता है अच्छे तरीके से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्लास 10th की जो पूरी की पूरी चैप्टर्स होंगे, पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा सोशल साइंस का, वो इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो बने रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी तरीके का कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम नेक्स्ट लेक्चर से फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, एक आपके माइंड में एक माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि हाँ आने वाले कौन कौन से जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, भूमिका जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग अपने माइंड में सोचते होंगे कि विकास अलग अलग, सभी के डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए देश के अंदर ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं कर दी जाए, कौन कौन से ऐसे स्टेप लिए जाएं जिससे हमारा देश एक डेवलप्ड देश कहलाएगा, यानी कि हमारा देश तरक्की करेगा, कौन कौन सी ऐसी होंगे। तो आप बताओगे कि अच्छा ऐसा है कि एजुकेशन के लेवल को सुधार दो, कोई कहेगा कि नहीं टैक्स कम कर दो, तो कोई कहेगा नहीं स्कूल्स ज़्यादा बढ़ा दो, तो कोई कहेगा कि नहीं राशन फ्री कर दो। इसी तरीके से क्या चीज़ होगा कि सबके जो आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट के वो अलग अलग होंगे। मतलब कि किसी की नज़र में विकास का अर्थ है कि कर्जा कम कर दो, किसी के अर्थ में विकास
किसी के शब्दों में विकास का अर्थ है कि एजुकेशन बढ़ा दो, कोई कहेगा नहीं नहीं इंटरनेट की सुविधा हर जगह पहुंच जानी चाहिए, कोई कहेगा नहीं पानी हर जगह पहुंच जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब विकास का जो आइडिया है, मतलब कि डेवलपमेंट जो है एक सब्जेक्ट इशू है, ठीक है। यानी कि विकास का जो अर्थ है हर किसी की नज़र में अलग अलग होता है। किसी की नज़र में विकास का अर्थ कुछ होता है तो किसी की नज़र में विकास का अर्थ कुछ होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे इस इंट्रोडक्शन में कि एक्चुअली डेवलपमेंट का मतलब होता क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट, विकास के जो विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। डेवलपमेंट वेरीज बाय इंडिविजुअल, अ फार्मर वैल्यूज गुड सीड, अ टीचर वैल्यू एजुकेशन। जैसे डेवलपमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि जो डेवलपमेंट विकास का जो अर्थ होता है सबकी नज़र में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक किसान है तो किसान के लिए डेवलपमेंट का अर्थ ये होगा कि उसे अच्छी क्वालिटी के बीज मिले। अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे तो उससे उसकी फसल जो होगी वो बड़े मात्रा में ग्रो होगी, अच्छी क्वालिटी की फसल ग्रो होगी, जिससे वो मार्केट में बेचेगा, अच्छे दाम उससे मिलेंगे। तो किसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी के बीज मिले। टीचर के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? टीचर के लिए डेवलपमेंट का अर्थ है कि एजुकेशन, कि मान लो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा? टीचर ये सोचेगा कि मैंने जो भी कुछ बच्चों को पढ़ाया वो चीज़ बच्चों को अच्छी तरीके से है, जो वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चों के जीवन में काम आए, ठीक है। तो टीचर के लिए डेवलपमेंट का जो अर्थ हो गया वो एजुकेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वेरी डेवलपमेंटल गोल्स, इसी तरीके से क्या चीज़ है, विकास के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। किसी की नज़र में विकास का अर्थ कुछ होता है तो किसी की नज़र में विकास का अर्थ कोई दूसरा चीज़ हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनकम वर्सेस अदर फैक्टर्स, यानी कि आय बनाम अन्य कारक। इनकम इज वाइटल बट नॉट द सोनली मेजर, इक्वेलिटी, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम आर ऑल्सो की। अब देखिए बहुत लोगों के मन में जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है, ठीक है, डेवलप्ड होना है, अपने देश को डेवलप बनाना है, खुद सक्सेसफुल होना है, तो सीधा शर्त क्या आता है कि ज़्यादातर लोगों के मन में ये आएगा कि अगर हर एक इंसान ज़्यादा कमाई करने लग जाए तो वो डेवलप कहलाएगा, वो सक्सेसफुल कहलाएगा। कोई कंट्री अगर ज़्यादा इनकम कर रही है, किसी कंट्री की GDP बहुत ज़्यादा हाई है तो वो कंट्री सक्सेसफुल है, वेल ग्रोथ है उसकी। जैसे मान लीजिए अमेरिका में अमेरिका की जो GDP है बहुत बड़े लेवल पर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। चाइना की GDP बहुत बड़े लेवल पर है, ठीक है। इंडिया की GDP कम है, मिडल पे आ जाती है, और हमसे नीचे कई देश हैं। पाकिस्तान की GDP, बांग्लादेश की GDP बहुत कम लेवल पर है। तो आप बोलोगे जिनकी GDP ज़्यादा है, जिनकी इनकम ज़्यादा हो रही है वो कंट्री डेवलप्ड है, जिनकी इनकम कम है वो कंट्री डेवलप नहीं है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट का एक आइडिया है इनकम। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ मैं कि सिर्फ इनकम जो डेवलपमेंट का एकमात्र सोर्स नहीं है, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा इनकम जनरेट भी कर रहा है तो भी हम उस इंसान को या उस देश को डेवलप नहीं कह सकते, ठीक है। मान लीजिए कि एक आप हैं, ठीक है, और एक आपका कोई फ्रेंड है। आपका फ्रेंड आपसे 10 गुना ज़्यादा इनकम कर रहा है, ठीक है, और आप उससे बहुत कम इनकम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आपका फ्रेंड ज़्यादा डेवलप्ड है आपसे, ज़्यादा सक्सेसफुल है आपसे। लेकिन ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो। सिर्फ इनकम को मत देखो, हो सकता है कि उसकी तुलना में आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो, ठीक है। उसकी तुलना में हो सकता है उसके पास इनकम ज़्यादा है मगर वो रहते ऐसे एरिया में, काम ऐसी फैक्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता हो, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पर गंदगी ही गंदगी हो, ठीक है। तो वो ऐसे ही काम करता है जो काम बहुत ज़्यादा रिस्की हो, ठीक है। और दूसरी तरफ आप भले उससे कम कमाते हैं लेकिन हो सकता है कि आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको परिवार के साथ समय गुजारने का वक्त मिल रहा है, आपको सुरक्षा मिल रही है, आपको फ्रीडम मिल रही है। तो बताइए, ये इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, दूसरी तरफ आपका फ्रेंड है जिसके पास इनकम सिर्फ बहुत ज़्यादा है मगर बाकी सारी चीज़ें उसके पास नहीं है, उसके पास फ्रीडम नहीं है। मान लो कि दिन भर वो काम कर रहा है और उसके पास फ्रीडम ही नहीं है और साथ साथ में एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, तो उसकी हेल्थ जो है बहुत बड़े लेवल पे ख़राब हो रही है। तो बताइए इस केस में डेवलप्ड कौन कहलाएगा, ठीक है। तो डेवलप आप कहलाओगे क्योंकि सिर्फ इनकम एक सोर्स है, एक सिर्फ सिंगल एक फैक्टर है जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन इनकम के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक व्यक्ति को या एक देश को डेवलप बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम इज़ वाइटल, इनकम बहुत ज़रूरी है बट नॉट द सोल मेजर, मगर सिर्फ एकमात्र ऐसा मापक नहीं है। इसके अलावा इक्वेलिटी भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, सुरक्षा भी आपको मिलनी चाहिए कि कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत रिस्क है तो आप उस काम को करना नहीं चाहेंगे भले आपको उसमें बहुत ज़्यादा इनकम मिल रही हो। फ्रीडम मिलनी चाहिए कि पता लगा आप जो काम कर रहे हो उसमें सैलरी तो आपकी बहुत ज़्यादा है मगर आपको दिन के 12 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो बताइए आप ऐसी कमाई करके भी क्या करेंगे, ठीक है। तो इनकम के अलावा और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है।
अगला हमारे पास है नेशनल डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, राष्ट्रीय विकास संघर्ष। ये क्या चीज है? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन नेशनल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल्स क्लैश। जब राष्ट्रीय और व्यक्तिगत विकास लक्ष्य टकराते हैं तो संघर्ष होते हैं। देखो, अब जैसे मान लीजिए कि किसी देश को डेवलप होने के लिए डैम बनाने हैं, ठीक है। अब डैम से क्या होगा? डैम से बहुत बड़ी लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ठीक है। अब देखिए, डैम बनेगा तो इससे बहुत सारे लोगों का भला होगा, ठीक है। बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो होंगे। मगर देखिए, जब डैम बनेगा तो उस एरिया में, जिस एरिया में डैम बनाया जा रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे होंगे। उन लोगों को क्या करना होगा? अपने घरों को खाली करना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी? उनको उनके घरों से बाहर निकाल देगी। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि नेशनल के डेवलपमेंट के बीच में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो गोल्स होते हैं वो आपस में क्लैश कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, एक जो आम इंसान होगा जो कि नदियों के पास में रह रहा होगा, पहाड़ों के पास में रह रहा होगा, जहाँ पे डैम बनाने, ठीक है। अब डैम वहाँ पे बनाने तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है। उसके लिए डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है कि उसके फॉरेस्ट में, वो जहाँ पे जिस एरिया में रह रहा है वहाँ पर किसी भी तरह का सरकारी काम वगैरह ना हो, ठीक है। मगर सरकार सोचिए वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाए डैम बना के, तो लोगों का भला होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तरफ वो लोग जो चाहते हैं कि डैम ना बने क्योंकि उनके घर उजड़ जाएंगे, और एक तरफ सरकार है जो सोच रही है कि यहाँ पर क्या चीज़ हो, गवर्नमेंट सोच रही है कि यहाँ पे डैम बने जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो। और यहाँ पे जो आम जनता है, ट्राइबल पीपल है, जो नॉर्मल लोग है, वो सोच रहे हैं डैम ना बने। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बारी जो डेवलपमेंट का आइडियाज है वो एक दूसरे में क्लैश कर जाते हैं, ठीक है। कि एक का जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो दूसरे के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक बिजनेसमैन सोच रहा है कि बहुत बड़ी जमीन पर क्या करें, अपना बिजनेस सेटअप कर ले, मगर दूसरी तरफ एक किसान क्या सोच रहा है कि उस जमीन पर वो सिर्फ खेती करें। अब देखिए, अब इन दोनों के जो आइडियाज है बिल्कुल अलग अलग है, तो ये इन दोनों के आइडियाज क्या करेंगे? क्लैश करेंगे, आपस में टकराएंगे, ठीक है। तो बहुत बारी ऐसा देश के अंदर होता है कि एक वर्ग के जो डेवलपमेंट है का आइडिया वो दूसरे वर्ग के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, ठीक है। ये चीज इस पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा क्या बोला है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की स्थिरता। डेवलपमेंट मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर रिसोर्सेज और द एनवायरमेंट। विकास भविष्य के संसाधनों या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये चीज़ है कि आप विकास तो अभी कर रहे हो, मगर विकास आप इस तरीके से कर रहे हो कि आप सारे के सारे इस धरती के जो संसाधन है उसका सभी संसाधनों का यूज़ करते चले जा रहे हो, कुछ नहीं बच रहा है। तो आज तो आप डेवलप कर लोगे, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा कि इस धरती पे आप रहने लायक नहीं बचोगे। आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो यहाँ पे जीवित ही नहीं रह पाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए, बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जा रही है देश के अंदर, बड़े बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं। उन फैक्ट्रीज से इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। आज आपकी लाइफ तो बहुत ईजी हो गई है उन फैक्ट्रीज की वजह से, मगर फ्यूचर जो है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। फ्यूचर में क्या होगा कि आने वाली जनरेशन की जो लाइफ स्पैन है बहुत कम हो जाएगी। उनको ना साफ हवा मिलेगा, ना साफ पानी मिलेगा, ना साफ पर्यावरण मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो बताइए ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा होगा। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आज आपकी ज़रूरत को पूरा करे, आज आपको तरक्की की राहों पे लेके जाए, लेकिन फ्यूचर में भी उस डेवलपमेंट को आप सस्टेन कर सको। मतलब कि ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान ना पहुंचे। आज आपकी डेवलपमेंट हो मगर फ्यूचर जनरेशन भी क्या रहे, सिक्योर रहे। तो ये बोल रहा है इस पॉइंट में। चौथा पॉइंट बोला है स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, यानी कि रणनीति विकास होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक फॉर डेवलपमेंट वेरी विद इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट। मतलब आपका विकास कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिससे इकोनॉमिकली तौर पे भी आपको फायदा हो, आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, और पर्यावरण को भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो डेवलपमेंट जो है उसे कई अलग अलग आइडियाज़ में देखा जाता है, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, एक झलक थी इस चैप्टर की कि कौन कौन सी बातें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का जो आपको कई बातें हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले जो टॉपिक होंगे उनमें हम एक एक टॉपिक पर, एक एक जो यहाँ का टॉपिक है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सारा का सारा जो कंसेप्ट है ईजिली समझ में आ जाए। देखिए, चैप्टर को रीड आउट तो कोई भी कर लेता है, लेकिन चैप्टर जब आपके दिमाग में अच्छी तरीके से उतर गया, आप रियल लाइफ में सिचुएशन को समझने लग गए, आप देखने लग गए कि हाँ, एक एजुकेटेड माइंड क्या होता है कि सारी प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें समझ पा रहे हैं कि डेवलपमेंट का सही अर्थ क्या चीज़ होता है। वरना आप ऐसे ही बोलते रहोगे हाँ पैसा कमा लो, पैसा कमा लो। सिर्फ पैसा कमाने से डेवलप नहीं हो जाती है, पैसा बस एक फैक्टर है, इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो डेवलप होने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स के
क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज पढ़ रहे थे, तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली क्या समझेंगे, आज की वीडियो में हम समझेंगे डेवलपमेंट गोल्स एंड इनकम, विकास के उद्देश्य तथा आय, इसके बारे में समझेंगे। तो अभी तक अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन पार्ट्स के लिंक्स को देख सकते हैं, और आप क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी आप सारे पार्ट्स को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वेरिड गोल्स, विविध लक्ष्य। पीपल्स डेवलपमेंट गोल्स कैन वेरी वाइडली वाइल मैनी फोकस ऑन इंक्रीजिंग देयर इनकम, अदर में प्रायोरिटाइज डिफरेंट एस्पेक्ट सच एज पर्सनल फुलफिलमेंट, एजुकेशन और फैमिली वेलबींग। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, जो गोल्स के जो लक्ष्य होते हैं, अलग अलग लोगों के जो गोल्स के लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई इंसान ये सोचता है कि मेरी इनकम बढ़ती रहे लगातार, ठीक है, मगर कोई इंसान ये सोचता है कि नहीं, मेरी इनकम बढ़े ना बढ़े मगर मेरे को फुलफिलमेंट हो, संतुष्टि हो मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एजुकेशन हो, मेरे पास फैमिली हो, अच्छी सेहत हो, ये सारी चीज़ें हों। तो ये देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट का जो आइडिया वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम की। तो आय का तो महत्व है बहुत ज़्यादा। Income is a crucial factor in development as it allows individuals to improve their living standards, access better resources and fulfillment material needs। देखिए इनकम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी इनकम होगी तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छी होगी, आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं, आपके पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे, आपको आपकी लाइफ में जो ज़रूरतें होंगी पूरी हो जाएंगी, यानी कि जितनी भी आपको मटीरियलिस्टिक नीड्स होंगी वो सारी चीज़ें तो पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ पे मटेरियल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी आपकी मटेरियल नीड्स पूरी होंगी। मटेरियल फैक्टर्स में आपकी आ रही हैं जैसे वेल्थ, आपको अच्छा खासा वेल्थ आपके पास होगा, आपके पास मनी होगी, और अलग अलग एसेट्स होंगे। अलग अलग एसेट्स मतलब आपकी ज़िंदगी की जो भी अलग अलग ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। Important for development and as it provides the means to secure basic needs like food, shelter and clothing as well as luxuries that enhance quality of life। बोल रहे अगर आपके पास पैसा होगा, अगर आपके पास अच्छी इनकम होगी तो इससे आपको लाइफ की बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, आपकी बेसिक जो नीड्स होंगी पूरी हो जाएंगी। बेसिक नीड्स में आपकी जो फूड होती है, खाने की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, शेल्टर, घर की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, कपड़े आपके पास हो जाएंगे, और इसके अलावा लग्जरीज आपकी लाइफ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में इतना तो गोल होता ही है कि उसके पास एटलीस्ट इतनी इनकम हो जिससे उसकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 3 स्टेट्स का एग्जांपल ले रहे हैं, पंजाब, केरला और बिहार, ठीक है। यहाँ पर इसमें बेसिकली क्या दिखाया हुआ है, पर कैपिटा इनकम को दिखाया गया है। 2015-16 की जो इकोनॉमिक सर्वे हुई थी उसके बेस पर, उसके रिपोर्ट के अनुसार ये पर कैपिटा इनकम दिखाया है। पर कैपिटा इनकम मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में डिटेल में समझाया था। तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर चैप्टर 1 जो बेसिकली है वो पूरा का पूरा मतलब कि इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन पूरी है, इकोनॉमिक्स के जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपको समझाए गए हैं। अगर जैसे आप चैप्टर 2 पे है, चैप्टर 1 आपने नहीं समझा हुआ है तो चैप्टर 1 आप पूरी अच्छी से देखिए, आइए, आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो इस चैप्टर में लागू होंगे, तो आप उसे अच्छे से समझिए पहले। तो पर कैपिटा इनकम क्या चीज़ होता है, पर कैपिटा इनकम होता है कि एक देश के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, मान लीजिए ये देश है, ठीक है, इस देश में मान लो कि जितने भी लोग हैं वो कितना इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, पूरा देश मिलके कितना पैसा कमा रहा है। मान लो इस देश की जो जनसंख्या है वो 5 है, ठीक है, देश की जनसंख्या 5 है और ये 5 लोग मिलके कितने रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब पर कैपिटा इनकम कितनी की, मतलब कि हर एक व्यक्ति औसतन कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है। 5 लोग हैं, 5 लोग, एक देश के अंदर 5 लोग हैं, वो 5 लोग मिलकर 100 रुपये कमा रहे हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना पैसा है। तो पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, ऊपर जो 100 रुपये है ये टोटल पॉपुलेशन ने कमाया है ना, और टोटल इनकम है 100 रुपये, और कितनी पॉपुलेशन ने मिलकर कमाया, 5 लोगों की पॉपुलेशन ने मिलकर कमाया। तो 5 को जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 20, और ये 20 क्या चीज़ है, ये 20 है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का सीधा सा मतलब होता है कि एक देश की में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या ने टोटल मिलकर कितना पैसा कमाया है, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये कमाया, तो पर कैपिटल क्या होगी, उस देश की जनसंख्या को हम उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सॉरी, उस देश की पॉपुलेशन को हम डिवाइड किससे कर देंगे, उस देश में कितना इनकम हुआ है। 5 लोगों की पॉपुलेशन है, 5 लोगों ने मिलकर कितने रुपए कमाए, 100 रुपये कमाए हैं, ठीक है। तो 100 को 5 से हम भाग देंगे तो 20 क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है इसी की रिपोर्ट आई थी 2015-16 में। तो इसमें पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 94,318 रुपये बताई जी, कि हर एक व्यक्ति एवरेज पंजाब की जितनी भी, मान लीजिए 3 करोड़ पॉपुलेशन है पंजाब की, 3-3.5 करोड़, तो हर एक व्यक्ति औसतन सालाना 94,318 रुपये कमाता है, ठीक है। ये पर कैपिटा इनकम है।
केरला की 1,10,314 रुपये और बिहार की 31,199 रुपये। अब इन तीनों को कंपेयर करके आप देखोगे तो किसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, या केरला की यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उसके बाद पंजाब की और बिहार की है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल कौन नज़र आ रहा है, केरला यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम किसी को भी, किसी भी देश, किसी भी राज्य को, देश को डेवलप सिर्फ एक बेसिस पर नहीं देखते, सिर्फ इनकम के बेसिस पर नहीं देखते, हम बहुत सारे और भी अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कौन से, आइए हम ये भी चीज़ देखते हैं। जैसे बहुत सारे नॉन मटेरियल फैक्टर्स भी होते हैं, गैर भौतिक कारक भी होते हैं। जैसे कि इनकम के अलावा आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे रिस्पेक्ट भी मिले। मान लीजिए आप ऐसी जगह नौकरी करते हैं जहाँ पे आपको अच्छी खासी इनकम मिलती है, मगर वहाँ पे आपको कोई रिस्पेक्ट से नहीं बुलाता, वहाँ पे गाली गलौज ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बताइए, जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे आपको अच्छी खासी इनकम भी मिल रही हो, तो आप जाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। साथ साथ में फ्रीडम भी, तो फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपको फ्रीडम ही नहीं है, 12 घंटे 15 घंटे आप काम कर रहे हैं, सैलरी भले आपको अच्छी मिल रही है, तो भी आप नहीं चाहोगे कि आप अपने आप को नहीं ऐसे काम में इन्वॉल्व करोगे। तो बहुत सारे नॉन मटेरियल फैक्टर्स में जैसे फ्रीडम हो गई, रिस्पेक्ट होगी, अच्छा बिहेवियर होगा, सिक्योरिटी होगी, पीस शांति हो गई, रोजगार अच्छा मिल रहा हो, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर पोल्यूशन ना हो, तो गुड हेल्थ, आपकी अच्छी सेहत भी रहे, तो ये सारी चीज़ें भी तो आप चाहते हो ना। आप बोलोगे डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो डेवलपमेंट में आप सिर्फ पैसा थोड़ी ना देखोगे, पैसा के अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी देखोगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मगर आप नॉर्मली लोगों को बात करते हुए सुनोगे तो आप क्या सुनोगे, आप यही सोचोगे कि जीवन में पैसा चाहिए और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन पैसे के साथ 50 चीज़ें और भी ज़रूरी है जो कि होंगी तभी आप डेवलप कहलाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक के टॉपिक जो आपको समझ में आए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आएगा। इसमें हमने बेसिकली क्या समझा कि इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मगर इनकम के अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी और चाहिए होती है, जैसे रिस्पेक्ट, फ्रीडम, गुड बिहेवियर, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी चाहिए होती हैं, तब जाके आप किसी भी नेशन को या किसी भी व्यक्ति को डेवलप कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो अभी तक के पार्ट में हमने क्या क्या कवर कर लिया, अभी तक जितने भी वीडियोस आए उनमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझ लिया। दूसरे टॉपिक में हमने डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स को समझा था। तीसरे वीडियो में हमने डेवलपमेंट गोल्स एंड इनकम को समझ लिया। तो ये 3 वीडियो लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 3 टॉपिक्स को मैंने डिटेल में आपको समझाया। तो आज जो चौथा टॉपिक होगा हमारे पास, नेशनल डेवलपमेंट, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में हमारे पास क्या है। चलिए बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। हमारा 4th टॉपिक है राष्ट्रीय विकास। ये क्या चीज़ होता है, सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय विकास की ये जो टर्म है कब आया था। तो ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट, विकास की धारणा का उद्गम कब हुआ था। तो बोल रहा था कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डेट्स बैक 200 ईयर्स बट गेन द रिकॉग्निशन अराउंड 100 ईयर्स। तो ये जो डेवलपमेंट का शब्द है, कंसेप्ट है डेवलपमेंट का, कि किसी भी देश को विकासशील कब बोलेंगे कि कोई देश तरक्की करे, कब आया था। 200 साल पहले ये जो शब्द है डेवलपमेंट का, ये चीज़ आ गया था, मगर 100 साल पहले तक इस शब्द को क्या मिली, एक तरीके से प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, स्पेशली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 to 32 एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1929 से 1932 के बीच में जो बहुत बड़ी महामंदी आई थी दुनिया भर में, उसके बाद से और साथ साथ में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये जो शब्द है डेवलपमेंट का, इसकी पूरी की पूरी जो कंसेप्ट है वो चेंज हो गया था। ठीक है, अब किस तरीके से बदली थी सारी चीज़ें देखते हैं। These events caused significant economic damage, prompting nations to focus on regaining their previous level of development. तो इन घटनाओं के बाद क्या हुआ, इन घटनाओं ने आर्थिक हानि पहुंचाई, जिससे राष्ट्रों ने अपने पूर्व विकास स्तर को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। अब क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज को इसमें, इस वर्ल्ड वॉर में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इन सभी में बहुत सारे राष्ट्रों को बहुत सारे नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि डेवलपमेंट का जो आइडिया है, विकास का जो पूरा का पूरा लक्ष्य, वो सारी की सारी चीज़ें पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। तो इनिशियल फोकस ऑन डेवलपमेंट, विकास का प्रारंभिक उद्देश्य क्या चीज़ था। इनिशियल द गोल ऑफ डेवलपमेंट वाज टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। तो शुरुआत में क्या चीज़ हुआ, 1929-32 के बाद में हुआ ये कि डेवलपमेंट का अर्थ जो देखा जा रहा था वो बस इतना देखा जा रहा था कि दुनिया भर से क्या हुआ, गरीबी को घटा दिया जाए, बैकवर्डनेस मतलब पिछड़ेपन को घटा दिया जाए। बस यानी कि हर एक देश सोच रहा था कि अगर किसी तरीके से हम अपने देश से गरीबी को हटा दें और जो समाज के लोग पिछड़े हुए हैं, ये सारी जो धारणा है, इन सारी चीज़ों को अगर हम हटा दें तो हम अपने देश को डेवलप बोल सकते हैं।
हम बोल सकते हैं कि हमारे देश का विकास हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये समय चेंज हुआ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग्स, पर्यावरण का अवलोकन। व्हेन यू लुक अराउंड यू डू सी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, इलिटरेसी। जब आप अपने आसपास देखते हो तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है। गरीबी देख रहे हो, बेरोजगारी देख रहे हो, अनपढ़ता देख रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि आपका देश अभी डेवलप नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर कन्वर्सली इफ यू सी गुड ट्रांसपोर्ट, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, फुल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन फॉर ऑल एंड गुड फैसिलिटीज, द नेशन इज कंसिडर्ड डेवलप। दूसरी तरफ अगर आप देखो कि अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सबका जीवन स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा है, रोजगार सभी को मिला है, एजुकेशन सभी के पास है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि हाँ, हमारा देश जो है वो डेवलप्ड है, ठीक है। अब इसी तरीके से डेवलपमेंट एज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। अब इस चीज़ को समझो, जो विकास है हमारा वो एक धीमी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश जो डेवलप्ड एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स फ्रॉम द पीपल एंड द नेशन। तो जो विकास, जो एक धारणा है, ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। किसी भी देश को डेवलप बनाने के लिए लंबे समय तक कंटिन्यूसली एफर्ट लगाने पड़ते हैं, पूरे देश के द्वारा, हर एक नागरिक के द्वारा। इट इज़ नॉट अचीव्ड ओवरनाइट बट थ्रू सस्टेन्ड वर्क टू इम्प्रूव ओवरऑल लिविंग कंडीशन। ये एक रात में ही नहीं मिलती, मगर लंबे समय तक इस पर क्या करना पड़ता है? सतत प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की आधुनिक समझ क्या चीज कहती है? टुडे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑफन इक्वेटेड विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन नेशंस ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो जो बड़े लेवल पे जो लोग सोचते हैं कि हर कंट्री सोचती हैं कि उनका बड़े लेवल पे क्या चीज़ का ग्रोथ हो जाए, हम लोग एक्चुअली यही समझ लेते हैं कि कोई देश डेवलप है तो क्या चीज़ है, उस देश की जीडीपी का लेवल जो है बहुत बड़े लेवल पर है। जीडीपी क्या होती है ये मैंने चैप्टर 1 में समझाया, अगर आप वहाँ से आप देखेंगे आपको इजीली समझ में आएगी सारी चीज़ें। तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर किसी देश की जीडीपी ज़्यादा है तो हम समझेंगे कि वो देश ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर किसी देश की जीडीपी अगर कम है तो हम समझेंगे कि वो देश उतना डेवलप नहीं है। लेकिन इस बात का आप ध्यान दीजिए, जीडीपी ग्रोथ अलोन डज नॉट फुली रिप्रेजेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो जीडीपी है वो अकेले ये नहीं दर्शा सकती कि कोई देश डेवलप है कि नहीं है। क्यों? ऐसा बहुत सारे कारण है। क्योंकि जीडीपी तो आप अगर मान लीजिए कोई देश हथियार बना रहे हैं, ठीक है, हथियार वो बेच कर भी अपने जीडीपी को बढ़ा सकते हैं अपने देश की। मगर हथियार बेचकर आप जीडीपी को तो बढ़ा लेंगे, लेकिन बाकी सारे जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, हेल्थ कंडीशन है, एजुकेशन का लेवल, ये सारी चीज़ें आपके देश के अंदर नहीं बढ़ेंगी। तो अगर सिर्फ जीडीपी बढ़ने से अगर कोई नेशन डेवलप हो जाता तो हर कंट्री किसी न किसी तरीके से जीडीपी बढ़ा लेती। तो जीडीपी सिर्फ डेवलपमेंट का एक मापक नहीं है। जीडीपी के अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी अच्छे लेवल पर होनी चाहिए, तभी आप किसी नेशन को डेवलप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का समान वितरण। अ नेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड डेवलप इफ वेल्थ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली अमॉन्ग इट्स पॉपुलेशन। अब देखिए, जाहिर सी बात है, मान लीजिए जीडीपी बढ़ भी गई, ठीक है, जीडीपी अगर किसी नेशन की बढ़ भी जाती है, अब मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी देश की जीडीपी है 100 रुपये, ठीक है, देश की जितनी भी जनसंख्या है टोटल, उसने मिलकर 100 रुपये कमाए। अब मान लीजिए देश की जनसंख्या है टोटल 5 और उसने कमाए, पूरे देश ने कमाए 100 रुपये, 5 लोगों ने मिलकर 100 रुपये कमाए, तो पर कैपिटा इनकम कितनी है? 100 को 5 से डिवाइड कर दो, 20 आ गई पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी कि औसतन हर एक व्यक्ति 20-20 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि देश की जो 5 जनसंख्या है, 5 में से एक इंसान अकेले 80 रुपये कमा रहा है और बाकी जो 4 लोग हैं वो मिलके 20 रुपये कमा रहे हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है? जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा जो धन है वो अकेले एक इंसान के हाथों में केंद्रित है। 4 लोगों के हाथ में 20 रुपये है सिर्फ, और बाकी के जो लोग हैं उनके बाकी का जो एक इंसान है उसके हाथ में 80 रुपये है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जीडीपी बढ़ तो गई है लेकिन असल में लोग गरीब हैं, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा इनकम कई बार क्या धोखा भी दे जाती है। यहाँ पर कैपिटा इनकम हमें लग रहा है कि 20 रुपये हर एक नागरिक के हिस्से में, लेकिन असल में कितने रुपए हैं? असल में 4 लोग मिलकर 20 रुपये कमा रहे हैं, 80 रुपये तो सीधा सीधा एक व्यक्ति के हाथ में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो वेल्थ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि वेल्थ जो है वो संचित हो गया सिर्फ एक हाथों में। अगर बहुत सारा पैसा एक हाथों में इकट्ठा हो जाएगा तो बाकी जो जनसंख्या वो डेवलप नहीं कहलाएगी, वो गरीब कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसको बाकी सुख सुविधाएं तो मिल नहीं पाएंगी। अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है
किसी नेशन में बहुत सारी ऐसी आबादी जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो बताइए क्या वो अच्छी एजुकेशन ले पाएगी, क्या अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ ले पाएगी, क्या उससे अच्छा घर मिल पाएगा? तो बहुत सारी चीज़ों से वो वैसे ही वंचित रह जाएगा। ठीक है, तो डेवलप हम तभी बोलेंगे जब वेल्थ, अगर किसी देश की जीडीपी अच्छी है तो जीडीपी अच्छी होने के साथ साथ में पर कैपिटा इनकम भी इक्वल होना चाहिए। इक्वल ना भी हो तो कम से कम पर कैपिटा इनकम एक देश का अच्छा होना चाहिए। ठीक है, धन एक हाथ में संचित नहीं हो जाना चाहिए। तो इस पॉइंट पे वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हमने इस टॉपिक को डिटेल में समझा। तो ओवरऑल अगर हम एक समरी करें तो हमने इस लेक्चर में ये समझा कि किसी भी देश की जो जीडीपी है, सिर्फ जीडीपी बढ़ जाने से देश डेवलप नहीं हो जाता। जीडीपी में भी जो वेल्थ है, जो इनकम है, वो एक तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम अच्छी होनी चाहिए नेशन की। और साथ साथ में हमने ये देखा डेवलपमेंट की जो धारणा है 1929 से 32 के बीच में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद में पूरी तरीके से चेंज हो गई। पहले ये बस सोच रहे थे कि हाँ गरीबी हटा दे, पिछड़ेपन को हटा दे तो डेवलप कहलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और मतलब बाकी चीज़ों में भी डेवलपमेंट की अब कंसेप्ट आ गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को डिटेल में समझेंगे। तो आई होप यहाँ तक का जो वीडियो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं? अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है इस चैप्टर का। टॉपिक नंबर 2 डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ लिए। टॉपिक नंबर 3 डेवलपमेंट गोल्स एंड इनकम को हमने पढ़ लिया। टॉपिक नंबर 4 नेशनल डेवलपमेंट को हमने पढ़ लिया। अब टॉपिक नंबर 5 में हम क्या समझेंगे? टॉपिक नंबर 5 में हम बेसिकली समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ये वाला वीडियो होगा वो किस पर फोकस करेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। हमें ये जानना होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आर्थिक वृद्धि का। जब आप इन दोनों का मतलब समझेंगे तभी तो आप ये बता पाएंगे ना कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो पहले इसका मतलब जानते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक विकास। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है आर्थिक वृद्धि, यहाँ पे विकास नहीं, यहाँ पे वृद्धि कर लीजिए, आर्थिक वृद्धि। अब ये क्या चीज होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन अ कंट्रीज इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इन एन इंक्रीज ऑन इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है एक तरीके से क्वांटिटेटिव चेंज, यानी कि नंबर में चेंज हो जाना। मतलब कि किसी देश की इकोनॉमी में अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, मान लीजिए किसी देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ उस देश की इकोनॉमी में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, मगर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो अलग चीज है। इकोनॉमिक ग्रोथ में तो ये देखा जाता है कि जीडीपी बढ़ रही है और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो देखिए ये दोनों चीजें क्या एक नंबर है ना। अगर जीडीपी बढ़ रही है, मान लो जीडीपी 100 रुपए थी, तो 100 रुपए से जीडीपी बढ़ के मान लो 110 रुपए हो गई। ठीक है, तो ये भी तो एक नंबर ही है। पर कैपिटा इनकम मान लो 20 रुपए था, 20 रुपए से बढ़ के मान लो 25 रुपए हो गया, तो ये भी क्या चीज है? ये भी एक नंबर ही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में नंबर को देखा जाता है बेसिकली, और वो नंबर कौन से? इकोनॉमिक वो नंबर है जीडीपी बढ़ रही है या फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाता है। जबकि अब इसमें क्या चीज होता है? इट फोकसेस ऑन द हायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फोकस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। क्योंकि मैंने बताया था जीडीपी में मेनली क्या इंक्लूड किया जाता है? जीडीपी में गुड्स को देखा जाता है और सर्विसेज को देखा जाता है। एक देश के अंदर जितना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उस देश की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या देखा जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम देखा जाता है कि उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अगर वो ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, मगर देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो धारणा पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, आर्थिक विकास पूरा अलग हो जाता है। अब आर्थिक विकास में क्या हो जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनकम्पसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या देखा जाता है? आर्थिक विकास में दोनों ही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही चेंजेस देखे जाते हैं। क्वांटिटेटिव यानी जिसको आप काउंट कर सकते हो, और क्वालिटेटिव जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वो भी देखी जाती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स सोशल, मॉरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें सामाजिक,
चाहे मॉरल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, ये सारे के सारे सुधार देखे जाते हैं। ठीक है, अब अंतर समझिए। अब जैसे वही चीज सेम यहाँ की बात हो रही है, जैसे एक एग्जांपल समझिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अर्थ समझिए, तो आपको ये दोनों कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। ग्रोथ, जैसे आप बचपन में जब आप पैदा होते हैं तो आपकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है। आप मान लीजिए कि 2 साल के थे तो आप 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, फिर 10 साल 15 साल के हुए। उसी तरीके से आपकी क्लास भी बढ़ती चली जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, धीरे धीरे आप आगे क्लासेस में जाते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका कद भी बढ़ता जाता है। तो मैंने जितनी चीज़ों की बात की वो ग्रोथ हुई। ठीक है, चाहे आपका कद हो, वो भी नंबर में ही बढ़ेगा ना। आपका कद 1 फीट था तो बढ़ के हो गया 4 फीट। ठीक है, और आपकी उम्र मान लो 2 साल थी, बढ़ के हो गई 8 साल उम्र, ये भी एक नंबर ही है। तो इसे हम बोलेंगे आपकी ग्रोथ हुई। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कह सकती कि आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ग्रोथ में तो कोई इंसान 1 फीट से 6 फीट का हो सकता है, मगर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मान लो जब वो 1 फीट का था तो भी बैल दिमाग का था, उसमें दिमाग नहीं था, और 6 फीट का हुआ तो भी उसकी जो अकल है वो घुटनों में ही है, तो उसे हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कद बढ़ने के साथ साथ, आपकी क्लास बढ़ने के साथ साथ आपकी समझ बढ़ रही है। ठीक है, आपकी एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, आपकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, तभी तो हम कहेंगे ना किसी इंसान का विकास हुआ है। किसी का कद बढ़ गया, उम्र बढ़ गई और उसकी सोचने समझने की क्षमता, बात करने का सेंस कुछ भी है नहीं, तो हम उसको डेवलप नहीं बोलेंगे ना। हम बोलेंगे हाँ इसका ग्रोथ हो गया मगर ये डेवलप नहीं है। उसी तरीके से एक देश की जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो भी हम उसको डेवलप नहीं बोल सकते। उसके अलावा अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, ठीक है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें अच्छी हो, देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी हुई है, सब एक दूसरे से अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ना कि एक देश डेवलप्ड है। ठीक है ना, तो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों अलग अलग चीजें। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो हम आगे भी देखते हैं कि अब इनका अंतर समझते हैं। दोनों अलग अलग तो समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन अब इसका अंतर समझो। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चीज होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में मेनली किस पे फोकस किया था, मैंने आपको बताया था, प्राइमरी कंसर्न डेवलप कंट्रीज वेयर द मेन गोल इज टू इंक्रीज जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो मेन फोकस होता है वो जीडीपी को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी दोनों को बढ़ाने के लिए होता है। मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, applies to less developed and developing countries where the focus is on improving GDP along with social, moral, religious and political structures। इसमें क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जीडीपी को बढ़ाने की पूरी कोशिश होती है, क्योंकि देखिए जीडीपी बढ़ेगी, देश के अंदर इनकम आएगी, तभी आप बाकी फैसिलिटीज भी लेके आ सकते हो ना। अगर देश के पास पैसा ही नहीं है तो बताइए वो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी कैसे लेके आ सकती है, एजुकेशन अच्छी कैसे दे सकती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ तो मांगता ही है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जीडीपी की ग्रोथ तो होनी ही चाहिए, मगर इसके साथ साथ अच्छा सोशल एनवायरनमेंट हो, सामाजिक एनवायरनमेंट अच्छा हो, मॉरल वैल्यूज अच्छी हो, लोगों के पास बात करने की सेंस, समझ, तर्क करने की क्षमता अच्छी हो, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि ये नहीं कि रिलीजन के नाम पर सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, रिलीजन का असली मतलब लोग समझ रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रही है कि जो लीडर्स आ रहे हैं वो अपना कर्तव्य को समझ रहे हैं, लोगों के पास ये क्षमता आ रही है कि वो तर्क के अनुसार अच्छे लीडर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे भी क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं। ओवरऑल हमने क्या समझा, इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने देखा कि एक देश की जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ये देखा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी देखा जाता है कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, मगर इनके साथ साथ में अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी मॉरल वैल्यूज, ठीक है, मॉरल वैल्यूज में अच्छा रिलीजन की सेंस सभी के पास होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में अंतर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फोकस फॉर डिफरेंट कंट्रीज। अब देखिए जो अलग अलग कंट्रीज है उनका ध्यान भी अलग अलग जगह होता है। जैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो पहले से ही डेवलप हो चुकी कंट्रीज जैसे यूएसए, चाइना, अब इनका फोकस क्या होगा, एम्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कंट्रीज क्या सोचेंगे कि इनके आर्थिक वृद्धि में क्या हो, लगातार बढ़ोतरी होती जाए। ठीक है, मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश, देखिए यहाँ पे अंतर समझिए, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री क्या होता है। डेवलपिंग कंट्री वो होता है जिसकी धीरे धीरे जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बाकी सारे अलग अलग सेक्टर्स में जैसे पर्यावरण में, इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी चीजों में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, मगर अभी डेवलप्ड हुई नहीं है। जैसे इंडिया क्या एक डेवलपिंग कंट्रीज है, एक विकासशील देश है, मगर यूएसए क्या है, एक विकसित देश है, वहां पे सारी की सारी फैसिलिटीज पहले से ही डेवलप्ड है। ठीक है,
अब डेवलपिंग कंट्रीज का फोकस किस पे होता है? स्ट्राइव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एंड सोशल इंप्रूवमेंट। जबकि डेवलपमेंट कंट्रीज दोनों चीजों पे फोकस करती हैं, वो ये भी देखती हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और साथ साथ में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, हम बाकी चीजों में भी बेहतर हो। जैसे इंडिया सोचे कि हमारी जीडीपी बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, मगर हमारी देश ये भी सोचेगा कि एजुकेशन की फैसिलिटीज बढ़े, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, हमारा वातावरण अच्छा हो, हमारे पास अलग अलग जितनी भी रिसोर्सेज है वो भी सारी चीजें हमारे पास हो। ठीक है, तो डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की जो फोकस होता है वो अलग अलग जगह पर होता है। ठीक है, ये चीज हमने समझा। तो यहाँ तक का जो इस वीडियो में हमने जो जितने टॉपिक्स के बारे में हमने बात की, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के पार्ट 5 वीडियो को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हमने पढ़ा था। तीसरे वीडियो लेक्चर में डेवलपमेंट गोल्स एंड इनकम के बारे में हमने पढ़ा। चौथे वीडियो लेक्चर में नेशनल इनकम के बारे में हमने पढ़ा, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। पांचवें वीडियो में हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आज जो हमारा 6वां वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स नीड्स, सतत विकास और इसकी आवश्यकता, इस वीडियो लेक्चर को हम इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। तो सतत विकास क्या चीज होता है, इसके मीनिंग को हम पहले समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट नीड्स the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब ये होता है कि वर्तमान की मतलब आज के समय की जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, लेकिन साथ में इस बात का ख्याल रखना कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को उनकी जरूरतों के लिए समझौता न करना पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास पानी है। ठीक है, पानी हम सभी की जरूरत है, लेकिन पानी हम सभी की जरूरत है तो पानी का हमें इस्तेमाल इस तरीके से करना होगा कि हमारी आज की जरूरत जो पानी की है वो पूरी हो जाए, लेकिन साथ साथ में आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसे पानी के लिए सफर न करना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेन कर सके, सतत हो सके, कि आज के समय की जरूरतें तो पूरी कर सके लेकिन फ्यूचर में भी हम इससे अपनी जरूरतें पूरी करवा सके। ऐसा ना हो कि आज की हमारी सारी जरूरतें तो पूरी हो जाए लेकिन फ्यूचर में क्या हो कि हमारे लिए संसाधन बचे ही ना जिससे हम आगे की जरूरत पूरी कर पाए। तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये टर्म है ये कब आया था इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसका ओरिजिन कब हुआ था, उद्गम कब हुआ था? The term sustainable development was first used in 1980 by International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource। तो क्या चीज था कि 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स जो था इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में शामिल किया गया था। इसका मतलब क्या है? सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग 1980 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति एंड प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा विश्व संरक्षण रणनीति में किया गया था। यानी कि जो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि किस तरीके से इस दुनिया को सेव किया जा सकता है। इसमें क्या हुआ था कि इस शब्द का पहली बार यूज किया गया था। ठीक है, कौन सा शब्द का पहली बार यूज किया गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो शब्द है इसका फर्स्ट टाइम तब यूज हुआ था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन, सबसे पहले क्या कि संसाधनों को बचाया जाए, एंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंट एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो प्लान आया था, ठीक है, इसका पहला उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से संसाधनों को बचाया जाए। संसाधन में जितने हमारे जल हो गया, हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी होगी, हमारा पहाड़ हो गया, हमारी नदियां हो गई, इन सारी चीजों को बचाने का उद्देश्य था इसमें। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिड्यूस पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मेंटेनिंग इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके साथ साथ में और क्या उद्देश्य था? इसका ये उद्देश्य था कि पोल्यूशन को कम किया जाए। ठीक है, हमारे एनवायरमेंट का जितना भी नुकसान हो रहा है इसको कम किया जाए, हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी को सेव किया जाए। ठीक है, ताकि ये बर्बाद ना हो जाए। तो इसका उद्देश्य ये चीज था। ठीक है,
इसके साथ साथ में क्या चीज था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, प्रमोट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ बाय बैलेंसिंग रिसोर्सेज यूज एंड रिड्यूस वेस्ट। इसका मतलब क्या, संसाधन उपयोग अपशिष्ट कम करने के माध्यम से दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। इसका मतलब क्या कि जितने हमारे संसाधन हैं, ठीक है, उनको कम से कम वेस्ट किया जाए और साथ साथ में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लॉन्ग टर्म तक हम आगे बढ़ा सकें, हमारी पूरी की पूरी जो आर्थिक वृद्धि है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा सोशल इक्विटी एम्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंश्योर फेयर अक्रॉस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका मतलब क्या चीज है कि सभी में समानता लेके आई जाए। इसका मतलब क्या कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक जो इंसान है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके, मतलब कि उसको एक जिंदगी, सही जिंदगी जीने के लिए जितने भी बेसिक संसाधनों की जरूरत है वो उसे मिल पाए। ऐसा ना हो कि सारे के सारे संसाधन जो है किसी एक ही हाथ में इकट्ठे हो जाए, ठीक है। संसाधनों का जो वितरण है वो समान रूप से हो सभी के पास तक, ठीक है। तो ये चीज था, तो ये उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या चीज था, फ्यूचर जनरेशन यानी भविष्य की पीढ़ियां, इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन कैन मीट देयर नीड्स एंड लिव इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट। साथ में ये भी सुनिश्चित करना था कि हम आज के समय में तो रिसोर्सेज को यूज कर सकें, लेकिन उन रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करें कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन रिसोर्सेज के लिए कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए, उनकी भी जरूरतें पूरी हों, ठीक है। तो ये चीज था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अंतर होता है वो चीज पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10th क्लास की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पहले 6 टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स नीड्स, और जो पहले 5 टॉपिक है सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में। तो अगर आपको सारे वीडियोस सीरियल वाइज देखने तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस को आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम मेनली क्या पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आर्थिक वृद्धि होती है और सतत जो विकास होता है इसके अंतर क्या चीज होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और आर्थिक विकास में अंतर। तो देखते हैं कि दोनों, पहले हम देखेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि क्या चीज होती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हमारा सतत विकास क्या होता है। एक चीज यहां पर, चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चीज होती है, आर्थिक वृद्धि, रेफर्स टू द इंक्रीज इन ए कंट्रीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी ओवर टाइम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समय के साथ वृद्धि को दर्शाता है। तो अभी तक हम जितने वीडियो लेक्चर पढ़े उनमें मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब समझाया था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सीधा नंबर्स को डिफाइन करती है कि एक देश के अंदर पर कैपिटा इनकम, जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, इस चीज को जो दर्शाता है। अगर जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ा है इसका मतलब कंट्री की क्या हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ठीक है, नंबर को दर्शाता है। तो जीडीपी में क्या चीज आता है कि हमारे देश के अंदर कितने गुड्स यानी कि वस्तुओं का और कितनी सर्विसेज यानी सेवाओं का उत्पादन हुआ है। जितनी ज्यादा सेवाओं और जितने ज्यादा गुड्स का उत्पादन होता है इसका मतलब एक देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज होता है, ये सतत विकास क्या होता है, रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट मीट्स करंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आज की जो जनरेशन है वो अपनी नीड्स को पूरी कर सके, ठीक है, मतलब जो भी संसाधनों की जरूरत है उनसे वो अपनी जरूरत को पूरी कर सके, मगर साथ में इस बात का ख्याल रखे कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। मतलब आज की हमारी जरूरत तो पूरी हो, इस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज करें ताकि आज की जरूरत तो पूरी हो लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर जो जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ये तो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। अब हम बात करते हैं कि दोनों का उद्देश्य क्या चीज था। देखो, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका उद्देश्य क्या होता है, फोकसेस प्राइमरी ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो आर्थिक वृद्धि का मेन फोकस होता है वो किस पे फोकस होता है कि उत्पादन और उपभोग को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाया जा सके, ठीक है। उपभोग मतलब कि लोग जो है संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, और उत्पादन मतलब कि ज्यादा से ज्यादा उन संसाधनों का प्रोडक्शन हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि चीनी है, ठीक है, शुगर है। अब लोग जो है
तो जो कंपनी है वो क्या चाहेगी, देश चाहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करें। अब जितनी ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होगा उस चीनी का प्रोडक्शन भी उतने बड़े लेवल पर होगा। ठीक है, तो क्या चीज है, ये आ जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा और जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगा, इससे क्या होगा कि लोग उतना ही ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज आ जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली फोकस करता है किस पर, कि प्रोडक्शन बढ़े और साथ साथ में कंजम्पशन बढ़े। प्रोडक्शन यानी पैदावार बढ़े और कंजम्पशन यानी उसका यूज बढ़े। ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग चीज होती है। इसका फोकस क्या होता है, इट फोकसेस ऑन बैलेंसिंग इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एस्पेक्ट्स टू इंश्योर लॉन्ग टर्म वेल बीइंग। इसमें क्या चीज फोकस करता है कि पूरी इकोनॉमिक जो है, यानी कि आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं के संतुलन पर ध्यान देता है। ये किस पर, ये आर्थिक पहलू पर भी ध्यान देता है, पर्यावरण पर भी ध्यान देता है कि ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज का यूज करते करते ऐसा हो जाए कि पूरी के पूरे पर्यावरण को नष्ट कर दें, पूरी की पूरी समाज की जो व्यवस्था है वही सब असंतुलित हो जाए। ठीक है, तो सतत विकास फोकस करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर। ठीक है ना, यानी कि लंबे समय में आज की तो जरूरत पूरी हो जाए लेकिन लंबे समय में हमें नुकसान ना हो, या फिर ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को कुछ मिल ही ना पाए उनकी जरूरत के लिए। तो उन चीज पे भी ध्यान देता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसका इंपैक्ट क्या चीज पड़ता है, ये चीज देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का पहले प्रभाव क्या चीज पड़ता है, मे लीड टू रिसोर्स डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। देखिए, आर्थिक ग्रोथ के चक्कर में कभी कभी पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अगर आर्थिक ग्रोथ के चक्कर में संसाधनों को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए। ठीक है, और इसको जिस मर्जी तरीके से यूज किया जाए, जैसे मान लीजिए कि लकड़ियों का ही है। ठीक है, ट्रीज को काट के उन लकड़ियों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाए, मगर ये ना देखा जाए कि उनको काटने के बाद, बड़े लेवल पे जंगल को काटने के बाद क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है, वो सारी चीजों पर अगर फोकस ना किया जाए तो इससे क्या चीज होगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपका पूरा का पूरा जो वातावरण है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा फिर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वातावरण ही नहीं रहेगा तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा के क्या कर लोगे। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है सतत विकास का, एम्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स एंड द एनवायरमेंट व्हाइल प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। देखो, सतत विकास ये तो कहता है कि हाँ ठीक है, आप इकोनॉमिकली तौर पर ग्रोथ करो, साथ साथ में सामाजिक तौर पे भी प्रोग्रेस करो, लेकिन इन सारी चीजों का ध्यान रखो कि किसी तरीके से संसाधनों का और हमारे एनवायरमेंट का नुकसान ना हो। ठीक है, ये इस चीज पर फोकस करता है। अब टाइम होरिजन की बात करते हैं, समय दृष्टि की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, आर्थिक वृद्धि जो होती है, ऑफन शॉर्ट टर्म फोकसिंग ऑन इमीडिएट इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स। अभी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, ये तुरंत जो होती है, बड़ी शॉर्ट टर्म के अंदर ही क्या चीज होती है कि आर्थिक वृद्धि की बात करती है, कि जैसे जीडीपी है तो जल्दी से जीडीपी को बढ़ाने की बात होगी, जल्दी से पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात होगी। जब ये चीज बड़ी फास्ट ग्रो हो जाती है, मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये बड़ी फास्ट ग्रोथ पर फोकस करता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये किस पे फोकस करता है, लॉन्ग टर्म एमिंग फॉर एंड्योरिंग बेनिफिट्स एंड स्टेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो उद्देश्य होता है लॉन्ग टर्म होता है, ये इस बात का ध्यान रखता है कि भले हमारा प्रोग्रेस स्लो हो मगर लॉन्ग टर्म तक हम इसे सस्टेन कर पाए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंस उसके अर्थ में क्या चीज होगा, ये खिलाड़ी जल्दी से सुपरस्टार बन गया, यानी इसकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। ठीक है, लेकिन अगर ये सुपरस्टार बन तो गया लेकिन इस चीज को सस्टेन नहीं कर पाया, सुपरस्टार जितनी जल्दी से बना उतनी जल्दी इसका डाउनफॉल भी आ गया, तो क्या फायदा हुआ। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी जल्दी वो ऊपर गया अब अपने आप को ऊपर सस्टेन भी कर पाए, मतलब बैलेंस भी रख पाए उधर जाके, ऐसा ना हो कि नीचे आ जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस करता है कि तुरंत जो है ग्रोथ हो जाए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस क्या करता है कि ग्रोथ भले धीरे हो लेकिन लंबे समय तक हमारी ग्रोथ रहे बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है, तो ये चीज हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में क्या समझा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होना और तेजी से वृद्धि हो जाना। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म गोल पे निर्धारित होता है कि जल्दी से ग्रोथ हो जाए, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज पे फोकस करते हैं कि भले ग्रोथ स्लो हो मगर ये ग्रोथ सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक ये ग्रोथ चले, और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि आज हम ग्रोथ तो कर जाए लेकिन फ्यूचर में ये हमारी बर्बादी का कारण बन जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये टॉपिक को डिटेल में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मेजर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो अभी तक पहले 7 वीडियो लेक्चर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं और सारे टॉपिक्स को मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो आज 8वें वीडियो लेक्चर को हम देखेंगे और आज के टॉपिक में हम समझेंगे मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का जो मापन होता है, कैसे हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो कर रही है, हमारी की पूरी इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही है। तो इसके हम अलग अलग फैक्टर्स को उठाएंगे, जैसे नेशनल इनकम के बेसिस पर हम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पर हम देखेंगे, सेक्स रेशो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 5 तरीके हैं जिससे हम चेक करेंगे कि कैसे कोई एक नेशन जो है वो डेवलप कहलाता है और कोई एक नेशन है जो डेवलप नहीं कहलाता। तो ये सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के माप। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम से शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय आय, अब देखिए कोई भी हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है, इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा होता है, हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई एक कंट्री डेवलप्ड है और कोई एक कंट्री डेवलप नहीं है। जैसे हम अमेरिका को डेवलप बोलते हैं, चाइना को डेवलप बोलते हैं, मगर इंडिया को डेवलप नहीं बोलते। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला रीजन है नेशनल इनकम। पहले समझते हैं नेशनल इनकम होती क्या चीज है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो टोटल इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट्स एंड टैक्सेस माइनस सब्सिडाइज, ठीक है। तो देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय जिसमें वेतन, लाभ, किराया और कर शामिल है, सब्सिडी घटाकर, ठीक है। अब देखिए नेशनल इनकम का मतलब क्या चीज होता है, बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास कंट्री है, ठीक है, इसको हम भारत ही मानते हैं। तो भारत के सभी नागरिक कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा सिर्फ वो भारत के नागरिक होने चाहिए। तो भारत के सभी नागरिक कितना कुल रुपया कमा रहे हैं, इसको जब हम टोटल कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। मान लीजिए भारत की पॉपुलेशन है कितनी, 5 लोग हैं, भारत की पॉपुलेशन है 5। अब ये जो 5 लोग हैं अब मिलके कमा रहे हैं कितने रुपए, 100 रुपए कमा रहे हैं। ये 5 लोग मिलके कितने रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं। तो 100 रुपए क्या हो जाएगी, 100 रुपए देश की क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो एक देश के सभी नागरिकों की जब इनकम को हम लोग प्लस कर देते हैं, काउंट कर लेते हैं, सम कर देते हैं उसका, तो जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, इसमें जो आम रेजिडेंट्स हैं, आम निवासी हैं देश के, वो जितना पैसा कमा रहे हैं वो शामिल होता है। जितना भी वेजेस होता है, वेजेस मतलब कि जितना भी वेतन होता है उनका, वो शामिल होता है। प्रॉफिट शामिल होता है, रेंट किराया शामिल होता है। सभी टैक्सेस को माइनस कर दिया जाता है। तो और सब्सिडीज वगैरह जो सरकार के द्वारा सब्सिडी वगैरह दी जाती है वो सब घटाकर जो आता है हमारे पास वो आता है नेशनल इनकम। तो मोटे तौर पर जो मैंने समझाया था आप लोगों को कि एक देश के सभी नागरिकों की इनकम को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आती है। अब देखिए नेशनल इनकम से कैसे पता लगाते हैं कि कोई देश डेवलप्ड है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के लिए अगर देश की नेशनल इनकम ज्यादा है, मान लीजिए कि किसी देश की नेशनल इनकम है 100 रुपए और किसी देश की नेशनल इनकम कितनी है, किसी देश की नेशनल इनकम है 200 रुपए, ठीक है। तो जिस देश की नेशनल इनकम ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि वहां के हर एक नागरिक ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। अच्छा, जिस देश के पास ज्यादा पैसा होगा इसका मतलब क्या है, वो बाकी सारे सेक्टर में डेवलप करेगा। सिंपल सी बात है, अगर देश के नागरिकों के पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो सरकार क्या कर सकती है, उस देश को डेवलप कर सकती है। अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी एजुकेशन होगी, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ठीक है। वहां के लोग इनोवेशन में वर्क करेंगे, अच्छी एजुकेशन होगी तो अलग अलग स्किल्स में अपने आप को डेवलप करेंगे। तो जब स्किल होगी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पूरी तरीके से डेवलप होगा तो एक देश अपने आप ही क्या करेगा, तरक्की करेगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो एक देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। जबकि अगर नेशनल इनकम किसी देश की कम है तो वो देश क्या होगा, डाउनफॉल में जाएगा। क्योंकि अगर देश के पास पैसा नहीं होगा तो ना वो सरकार अपने देश को अच्छी एजुकेशन दे पाएगी, ना हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ना मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी। तो इससे क्या होगा, देश जो है डाउनफॉल में ही जाएगा। तो नेशनल इनकम एक सूचक है किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि जिस देश की नेशनल इनकम ज्यादा होगी वो देश इकोनॉमिकली तौर पे क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम सिर्फ एक परिमाप है, ठीक है, सिर्फ एक मेजरमेंट है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। अब सीमाएं क्या चीज होती हैं, इसकी लिमिटेशन क्या होती है। If growth is driven by non-productive sectors like military, it may not reflect true development. For instance, rising income from armed production doesn't improve living standard. अब देखो, जो नेशनल इनकम होती है, ठीक है, नेशनल इनकम को तो कई अलग अलग तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक देश जो है मिलिट्री में जो मान लो वेपन्स है,
हथियारों का बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहा है एक देश और हथियारों को अलग अलग कंट्रीज में बेच रहा है, उससे उसको बहुत सारा इनकम हो रहा है। तो इस तरीके से भी एक देश जो है नेशनल इनकम क्रिएट कर सकता है। एक देश की जो जीडीपी है बहुत बड़े लेवल पर बढ़ सकती है अगर वो ढेर सारा हथियारों का उत्पादन करे और दुनिया भर में बेचे। लेकिन बताइए, इससे नेशनल इनकम भले देश की बढ़ जाएगी मगर क्या उस देश का फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ जाने से क्या चीज होगा? देश तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ जाएगा लेकिन एजुकेशन का लेवल नहीं बढ़ेगा, लोगों के पास शांति नहीं रहेगी, बाकी सारी स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो नेशनल इनकम तो किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सकता है, हथियारों को उत्पादन करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसकी एक लिमिटेशन ये रही। दूसरी चीज हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? प्रति व्यक्ति है। ये क्या होती है? एवरेज इनकम पर पर्सन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। अब क्या चीज होता है? पर कैपिटा इनकम मतलब का होता है कि एक देश के एवरेज व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है उसकी पॉपुलेशन से हम जब उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक देश की पॉपुलेशन मान लो 5 है, ठीक है। अब 5 लोग मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं? 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज कितना हर एक व्यक्ति कमा रहा है, मतलब हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है? तो हम क्या करते हैं कि जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 5 है और ये 5 लोग कितने रुपए कमा रहे हैं? 100 रुपए कमा रहे हैं। तो 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हमारे पास है? 20 आया। तो जो 20 रुपए है ये हर एक व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है, यानी कि 20 रुपए क्या होगा? उस देश का पर कैपिटा इनकम होगा, प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है, अब देखिए प्रति व्यक्ति आय से कैसे एक देश तरक्की कर सकते हैं। देखिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी वो देश के नागरिक उतनी बेहतर फैसिलिटीज एंजॉय कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर एक देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी, मान लो कि एक देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपए है और दूसरे देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 100 रुपए है। अब देखिए, जिसके पास 100 रुपए है वो उसके पास ज्यादा इनकम है तो क्या ले सकता है? अच्छी एजुकेशन ले सकता है। अब उसकी मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। साथ साथ में वो अच्छी स्किल्स सीख सकता है, ठीक है। मतलब लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उन सारी चीजों को ग्रैस्प कर सकता है, ठीक है, आगे बढ़ सकता है। तो पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा होगी तो एक देश का जो नागरिक होगा अपने आप को बहुत सारी सहूलतें दे सकता है, ठीक है, जो उसके जीवन को बेहतर बनाएंगी। दूसरी तरफ अगर एक देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम कम है तो वो अपने आप को उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे उसकी तुलना में जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम से ऐसे एक देश डेवलप्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। पर कैपिटा इनकम भी कई बार क्या दे जाता है? धोखा दे जाता है। कैसे? इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम डजंट एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, राइजिंग इन इनकम वाइडनिंग इनइक्वालिटी में स्टिल लिव मैनी इन पॉवर्टी। अब इसका मतलब क्या चीज है? अब मान लीजिए कि फिर से वही एग्जांपल देखते हैं कि एक देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है? एक देश की पर कैपिटा इनकम है 20 रुपए, ठीक है, और उस देश की नेशनल इनकम कितनी है? 100 रुपए है। एक देश की नेशनल इनकम है 100 रुपए और ये 100 रुपए कितने लोग मिलकर कमा रहे हैं? 5 लोग मिलकर कमा रहे हैं। तो 100 को 5 से डिवाइड किया, आया 20 रुपए, ठीक है। यानी 20 रुपए क्या है? पर कैपिटा इनकम है। अब फिर से वही चीज देखो, अब मान लो कि 100 रुपए में से 80 रुपए सिर्फ एक व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, 80 रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है और बाकी के 4 लोग कितने रुपए कमा रहे हैं? 20 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो 4 लोग 20 रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या चीज हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति तो 80 रुपए कमा रहा है लेकिन बाकियों के खाते में कितने कितने रुपए आ रहे हैं? 5-5 रुपए आ रहे हैं। मतलब कि एक व्यक्ति 80 रुपए पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति के 80 रुपए, मगर बाकी जो 4 लोग हैं वो सिर्फ 5-5 रुपए में इससे आ रहे हैं। लेकिन पूरे नेशन का जब हम पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं तो जब हम 100 रुपए निकाल रहे हैं 5 को डिवाइड करके तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है? 20 रुपए आ रही है, ठीक है। अभी 20 रुपए आ रही है तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर एक नागरिक देश का 20-20 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन असल में क्या चीज है? असल में एक ही व्यक्ति 80 रुपए कमा रहा है और बाकी के 4 व्यक्ति मिलकर 20 रुपए कमा रहे हैं। तो क्या चीज होता है? कई बार पर कैपिटा इनकम जो धोखा दे जाती है, यानी कि बहुत सारा पैसा कुछ हाथों में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। इसको मैं एक दोबारा से समझाता हूं, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिए कि एक देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5, और ये 5 लोग मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं? 100 रुपए कमा रहे हैं। तो 5 को जब मैंने 100 से भाग किया तो कितना है? 20 रुपए है, और ये 20 रुपए क्या? पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। यानी कि हर एक व्यक्ति, ये 5 व्यक्ति के हिस्से में 20-20 रुपए आ रहे हैं, तो 20 रुपए इनकी पर कैपिटा इनकम होगी। लेकिन मान लीजिए 5 में से, मान लीजिए ये नंबर 1 व्यक्ति है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। पहला व्यक्ति 80 रुपए अकेले कमा रहे हैं, बाकी के चारों व्यक्ति मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं? 20 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनके खाते में कितने कितने रुपए? अगर चारों 20 रुपए कमा रहे हैं तो एक व्यक्ति कितना कमा रहे हैं? यानी कि 5-5 रुपए मिलकर 5-5 रुपए इनकी पर कैपिटा इनकम आ रही है। लेकिन जब हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया पूरी देश की पॉपुलेशन को उनकी नेशनल इनकम के साथ, तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है? 20 रुपए आ रही है। लेकिन असल में हर एक व्यक्ति क्या 20 रुपए कमा रहे हैं?
नहीं, 80 रुपये एक ही व्यक्ति कमा रहा है, बाकियों के खाते में तो 20 से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि पर कैपिटा इनकम कई बार धोखा दे जाती है। ठीक है, कि पर कैपिटा इनकम से कई बार ऐसा लगता है कि हाँ हर एक व्यक्ति के पास समान पैसा है, इससे वो अच्छी फैसिलिटी इंजॉय कर सकता है। लेकिन बहुत देशों में ऐसा होता है कि बहुत सारा जो अमाउंट में पैसा होता है वो एक व्यक्ति के हाथ में एकत्रित हो जाता है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में। बाकी जो पॉपुलेशन होती है उनके पास पैसा कुछ रहता ही नहीं है, जिससे कुछ व्यक्ति तो तरक्की कर जाते हैं मगर बाकी जो पॉपुलेशन होती है वो कुछ इंजॉय नहीं कर पाती, कुछ बेसिक नीड्स भी उनकी नहीं पूरी हो पाती। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि पर कैपिटा इनकम अगर बेहतर नहीं होती एक देश तरक्की नहीं कर सकता। और कई बार पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाने पर भी एक देश तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा कुछ हाथों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज था पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, शिशु मृत्यु दर के बारे में। अब ये क्या चीज होता है, डेफिनेशन समझो, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इंडिकेटिंग हेल्थ केयर क्वालिटी। हर 1000 बर्थ पर जितने बच्चों का, हर 1000 जो छोटे बच्चों का जन्म होता है उन पे कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया मगर उनमें से मान लो 10 की डेथ हो गई। ठीक है, तो हर 1000 बच्चों पर जितने बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज है, अब इससे कैसे पता लगता है कि एक देश डेवलप्ड है कि नहीं है। अब देखिए जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, हर 1000 बच्चे पे जितने ज़्यादा बच्चे मरेंगे, इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि इससे ये पता लगता है कि वो जो बच्चे हैं, मतलब कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो एक देश की अच्छी नहीं है। अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती है तो इसका मतलब क्या कि वो बच्चे कम मरते हैं। ठीक है ना, और साथ साथ में एजुकेशन को भी दर्शाता है, क्योंकि अगर एजुकेशन बेहतर होती तो मेडिकल फैसिलिटी भी बेहतर होती। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी देश की ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन का लेवल, वहाँ की इकॉनमी ग्रोथ नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या बात कर रही है कि लो रेट शो बेटर हेल्थ केयर बट डोंट एड्रेस अदर इश्यूज लाइक एजुकेशन। फॉर इंस्टांस लो इन्फेंट मोर्टेलिटी डजंट गारंटी ओवरऑल डेवलपमेंट इफ एजुकेशन इज पुअर। अब क्या चीज बोल रहे हैं, बोला कि अगर किसी देश की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, अगर 1000 बच्चों पर किसी देश में सिर्फ 4 बच्चे खत्म हो रहे हैं, जबकि दूसरे देश में 1000 बच्चे पर मान लो 20 बच्चे खत्म हो रहे हैं, तो जिस देश के अंदर कम बच्चे की डेथ हो रही है उस देश का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बेहतर है, कम है। ठीक है, तो अगर किसी देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, इसका मतलब वो देश बेहतर है। ठीक है, उस देश की तुलना में जिसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, यानी वहां ज्यादा बच्चे मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक बात और भी बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि किसी देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो इसका मतलब वो देश तरक्की पर है। नहीं, तरक्की पर करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत सारी अलग अलग चीजों को और भी देखा जाता है। जैसे एक देश की एजुकेशन को देखा जाता है, अगर एजुकेशन बेहतर नहीं है तो भी देश डेवलप नहीं माना जाएगा। एजुकेशन के साथ मेडिकल फैसिलिटी भी देखी जाएगी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम देखी जाएगी, नेशनल इनकम देखी जाएगी, जीडीपी भी देखी जाएगी। ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तब हम किसी देश को डेवलप मानते हैं। सिर्फ समझे, एक फैक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं सेक्स रेशो के बारे में, लिंग अनुपात। सेक्स रेशो क्या चीज़ होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इंडिकेटिंग जेंडर बैलेंस। ठीक है, कि हर 1000 व्यक्ति पर कितनी महिलाओं की संख्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि हर 1000 जो मेल्स होते हैं इनकी तुलना में कितनी फीमेल्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर रेशो बोलते हैं। अब देखिए इससे कैसे एक देश को डेवलप बोल सकते हैं, अगर मेल्स की तुलना में अगर फीमेल्स की संख्या कम है, इसका मतलब क्या दर्शाता है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि उस देश में इक्वेलिटी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा कम है, और साथ ही साथ किसी देश को डेवलप करने में जितना बड़ा योगदान मेल्स का होता है उतनी बड़ा योगदान फीमेल्स का भी होता है। अगर मेल्स की संख्या ज़्यादा, फीमेल्स की संख्या कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक देश जो है ग्रोथ करने से काफ़ी ज़्यादा क्या रह गया, पीछे रह गया। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है, अ बैलेंस रेशियो डजंट इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट इफ देयर इश्यूज लाइक पॉवर्टी। अब साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि अगर एक देश के अंदर मेल और फीमेल का जो रेशो है वो सही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश तरक्की कर गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मेल्स और फीमेल्स की संख्या बराबर है, ठीक है, 1000 अगर मेल्स है तो उन पे मान लीजिए 1000 फीमेल्स भी हैं, मगर उस देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो भी कैसे डेवलप हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर मेल्स की अगर गरीबी बहुत ज़्यादा है तो ये जो रिसोर्सेज है, ये जो ह्यूमन है, अपने पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, इनको कोई भी लाइफ में फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। जब कुछ मिल ही नहीं पाएगा तो बताओ, बस इस संख्या के तौर पर बस अवेलेबल है ना, तो इनका असल में कोई यूज़ ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सेक्स रेशो इस तरीके से दर्शाता है किसी देश के डेवलपमेंट को।
तो यहाँ तक ये वीडियो लेक्चर में हमने इस टॉपिक को देखा कि डेवलपमेंट के जो मेजरमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 डेवलपमेंट एंड इट्स मेजरमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभी तक के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हुए उनमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो पहले 8 वीडियो लेक्चर के हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिससे मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। और इन सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर सेपरेट पार्ट्स जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्लास 10th इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाके हर एक टॉपिक को डिटेल में समझ सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 9th टॉपिक। इसमें हम लोग क्या समझेंगे, मॉडर्न मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक। तो इस वाले टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें हम अलग अलग फैक्टर्स को और उठाएंगे, जैसे कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन का भौतिक गुणात्मक सूचकांक, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद रिवर पर कैपिटा जीडीपी को पढ़ेंगे। उसके बाद इनकम बेस्ड कुछ इंडिकेटर्स हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद नॉन इनकम बेस्ड कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इनको पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद हम ये समझेंगे कि कैसे ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं इतने इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न युग में डेवलपमेंट को नापने का। ठीक है, कि कैसे किसी भी कंट्री को हम डेवलप कह सकते हैं, उनको हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, ये सारे फैक्टर्स को चेक करके डिसाइड करेंगे कि किस कंट्री में लाइफ इंडेक्स बढ़िया है, किस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर बढ़िया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मॉडर्न मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के आधुनिक माप। पहले इस हेडिंग को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आज के समय में किसी भी कंट्री को हम डेवलप कैसे कह सकते हैं। तो अगर किसी कंट्री को हम डेवलप कह रहे हैं तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें उस कंट्री के अंदर होनी चाहिए जिससे हम उसको डेवलप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जब हम कहते हैं कि कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट क्लास में ब्रिलियंट है, तो कैसे हम पता लगाते हैं कि वो ब्रिलियंट है। हम ये थोड़ी देखते हैं कि सिर्फ वो पढ़ने में अच्छा है, हम बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं। उसका बिहेवियर देखते हैं, वो होमवर्क करके लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, ये हम देखते हैं। ठीक है, उसके टेस्ट के स्कोर्स देखते हैं। ठीक है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीजों को देख के हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट ब्रिलियंट है, जबकि दूसरा स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं है। इसी तरीके से एक कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है, उसके कई सारे मेजर्स होते हैं, उसके कई सारे मापक होते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी मापकों को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कंट्री को डेवलप कह सकते हैं जबकि दूसरे को नहीं कह सकते। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है PQLI। PQLI का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक। इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते पहले। इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ए कंट्री बाय फोकसिंग ऑन बेसिक फिजिकल नीड्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये क्या चीज होता है, एक देश में जीवन की गुणवत्ता को मापता है जो बुनियादी शारीरिक आवश्यकता और जीवन मापकों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, मतलब कि कुछ बेसिक चीजें हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक फिजिकल नीड्स को हम चेक करते हैं और जिससे पता लगाते हैं कि एक देश के अंदर एक जो इंसान है उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके जीवन का जो स्तर है वो किस लेवल पर है। ठीक है, ये हम पता लगाते हैं। तो अभी कौन सी चीजें हम इसमें चेक करते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका स्केल यूज किया जाता है कि मतलब कि एक तरीके से एक नंबर यूज किया जाता है। तो वो नंबर क्या चीज होता है, देखिए PQLI is measured on a scale from 0 to 100। 0 से 100 के स्केल पे हम इसको नापते हैं PQLI को। Where a higher score indicates the better quality of life। जहां पर 100 में से जितना ज्यादा हाई स्कोर होगा, इसका मतलब क्या है कि वो जो इसका मतलब क्या चीज है कि वो जो देश है, मतलब वो जो कंट्री है, वहां के लोगों का जीवन स्तर उतना ही बढ़िया है। ठीक है, और ये स्केल है, ये जो नंबर है जितना कम होगा उससे इतना ही मतलब इतना आइडिया लगता है कि हाँ वो देश की जो कंडीशन है वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, 1 साल की उम्र पर जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब क्या चीज है, तो अभी हम समझेंगे इस चीज को, पहले ये देख लेते हैं। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, और तीसरा बेसिक लिटरेसी रेट, मूल साक्षरता दर। ठीक है, तो ये तीन चीजों को हम लोग नापते हैं। ठीक है, इन तीन चीजों के आधार पर ये तीन चीजें अगर जिस कंट्री के अंदर बेहतर होगी, हम कहेंगे कि वहां का PQLI स्कोर जो वो बहुत ही बेहतर आएगा। इसका मतलब क्या है कि वहां के लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है काफी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वहां की उस कंट्री को एक तरीके से डेवलप बोल सकते हैं, एक फैक्टर हो जाएगा। तो अब इस चीज को वन बाय वन समझते हैं कि क्या चीज होती है ये चीज।
सबसे पहले हमारे पास आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। इसका मतलब क्या है? आयु प्रत्याशा संकेतक। इसमें क्या चीज होता है? मेजर द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव। इसमें यह नापा जाता है कि जन्म लेने के बाद, ठीक है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल के बच्चा कितनी लंबी उम्र तक जी सकता है, ठीक है, कितनी हायर एज तक वो जी सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स बेटर हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशन। अगर किसी भी कंट्री की हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कि 1 साल की उम्र के बाद जो बच्चा जितनी लंबी उम्र तक जिएगा, इसका मतलब क्या है? वहां की हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है, वहां का एनवायरमेंट बढ़िया होगा, ठीक है, वहां की कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो पहला सूचक तो ये आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी कंट्री है जहां की जीडीपी बहुत बढ़िया है, नेशनल इनकम अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, मगर वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत लंबी उम्र तक वो जी नहीं पाता। मान लीजिए 20, 25, 30 साल की उम्र तक जी पाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां की मेडिकल फैसिलिटी या तो बहुत खराब होगी, या हो सकता है वहां पे आतंकवाद बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, या हो सकता है कि वहां का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा खराब होगा। तो अगर ये सारी चीजें किसी कंट्री की खराब है, इसका मतलब हम उससे डेवलप नहीं कह सकते ना। अगर किसी कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या? कि वहां की बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर होंगी, मेडिकल फैसिलिटी बहुत बेहतर होगी, एनवायरमेंट बहुत बेहतर होगा, सुख शांति होगी, ठीक है, लोग अच्छे से जी रहे होंगे। इसका मतलब कि वो कंट्री डेवलप्ड है। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो मतलब वो कंट्री डेवलप नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को दर्शाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो। अब दूसरी चीज हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। अब ये क्या चीज होता है, इस चीज को समझते हैं। तो नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। देखिए, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है, छोटा शिशु होता है, उसको बोलते हैं इन्फेंट। तो हर 1000 बच्चे पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है जिनकी एज 1 होती है, ठीक है। तो 1 या 1 साल से कम उम्र के अंदर हर 1000 बच्चों पर, हर 1000 जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उन पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसके रेशो को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक देश है जहां पर 1000 बच्चों पर 10 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मतलब जितने 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उस पर 10 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। तो क्या चीज होगा? 10/1000 इसका जो रेशो निकालेंगे, ये क्या चीज होगा? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100:1 है, ठीक है। इसका मतलब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया। इसका मतलब क्या? कि हर 100 बच्चे पर एक बच्चे की क्या हो जा रही है? डेथ हो जा रही है, ठीक है। अब ये क्या चीज दर्शाता है इससे? अब ये चीज देखेंगे, लोअर रेट्स इंडिकेट बेटर हेल्थ केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। बोला कि अगर ये जो डेटा होगा, ये जो आंकड़ा होगा, जितना ज्यादा कम होगा, इसका मतलब है कि उस देश की हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ फैसिलिटीज उतनी ज्यादा बेहतर होंगी। इसका मतलब क्या? अगर एक कंट्री है जहां पर हर 1000 में से मान लीजिए कि 50 बच्चों की डेथ हो रही है, और दूसरी एक देश है जहां पर 1000 में से सिर्फ 10 बच्चों की डेथ हो रही है, इसका मतलब क्या? जितनी ज्यादा डेथ कम होगी, इसका मतलब क्या है कि उस देश की हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत बेहतर हैं, ठीक है, वहां का एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा बेहतर है। और जिस देश के अंदर जो डेथ्स हैं, हर 1000 बच्चों पर जो डेथ्स हैं वो जितनी ज्यादा होंगी, इसका मतलब क्या? कि वहां की हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया नहीं है, ठीक है, वहां का एनवायरमेंट बढ़िया नहीं है, ठीक है, बच्चों की लाइफ ज्यादा डेथ हो रही है बच्चों की। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का नंबर जो है जितना कम होगा जिस देश का, वो कंट्री उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगी। और जिस देश का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो आंकड़ा है वो जितना ज्यादा होगा वो उतना खराब प्रदर्शन कर रही होगी, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी डेवलपमेंट में शामिल किया जाता है। यानी अभी तक हमने 2 चीजें देखी। सबसे पहला चीज हमने क्या चीज देखा था? सबसे पहली चीज हमने देखी थी कि PQLI, यानी कि 1 साल की उम्र के बाद जो जितनी लंबा जीवन स्तर जीता है, यानी कि जितनी लंबी आयु जीता है, ठीक है, ये भी एक मॉडर्न मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पहला चीज फैक्टर आ जाता है, ठीक है, पहला मेजर आ जाता है कि एक इंसान जन्म के बाद जितना लंबा जिएगा, जिस कंट्री में जितना लंबा जीते हैं तो वो बहुत भी बढ़िया माना जाता है। जैसे जापान के लोग बहुत लंबा जीते हैं तो वो उनकी डेवलपमेंट का एक मेजर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाती है कि 1 साल की उम्र से कम कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, कि हर 1000 में से। अब जितनी कम डेथ होंगी उतना ही बढ़िया होगा, वो जो नेशन होगा उतना ही ज्यादा डेवलप कहलाएगा। और जहां जितनी ज्यादा डेथ होंगी वहां पर वो नेशन की बहुत सारी कमियां यानी जाहिर होंगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है बेसिक लिटरेसी रेट, यानी कि मूल साक्षरता दर। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट एट अ बेसिक लेवल। मतलब कि लोगों का वो प्रतिशत, मतलब कि इतने लोगों का वो प्रतिशत जो एटलीस्ट बेसिक लेवल का लिख सकते हैं और राइट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हायर लिटरेसी रेट सजेस्ट बेटर एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि जिस देश की लिटरेसी रेट जितनी ज्यादा हायर होगी, इसका मतलब क्या है
वो ये दर्शाता है कि वहाँ की एजुकेशन जो क्वालिटी है और एजुकेशन तक जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लेवल पर है, ठीक है, एक देश के अंदर। अब देखिए, अगर लिटरेसी रेट किसी देश की खराब है, अगर लोग पढ़ लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों के पास स्किल नहीं होगी, बेहतर स्किल नहीं होगी, तो वो अलग अलग चीज़ों में इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। अगर इनोवेशन नहीं कर पाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा ना। और जिस देश के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं होता, उस देश के अंदर कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना हो, वो देश डेवलप नहीं कर सकता। तो एज ए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए किसी भी देश का लिटरेसी रेट का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप देखिए, चाइना का लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया, अमेरिका का लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया, यूरोपियन देशों के बहुत सारे कंट्रीज का लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया। तो जिस देश का लिटरेसी रेट बढ़िया नहीं होता, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो तीसरा फैक्टर क्या आ जाता है किसी देश को डेवलप करने का, कि वहां का लिटरेसी रेट बढ़िया होनी चाहिए। पहला फैक्टर क्या चीज था? PQLI। दूसरा फैक्टर क्या चीज था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और तीसरा फैक्टर क्या है? बेसिक लिटरेसी रेट। अब हम चौथी चीज की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक, HDI जिसको हम बोलते हैं। अब ये क्या चीज है? इट मेजर्स अ कंट्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड एवरेज इनकम शोइंग ओवरऑल डेवलपमेंट। अब ये क्या चीज है? ये इस चीज को दर्शाता है कि एक देश की जीवन गुणवत्ता को स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय के आधार पर मापता है, ठीक है। अब HDI किस बेस पर मेजर करता है? तीन चीजों के बेस पर, कि एक देश के लोगों के स्वास्थ्य यानी हेल्थ कितनी बेहतर है, ठीक है। दूसरी चीज एजुकेशन कितनी बेहतर है, और तीसरी चीज वहां की औसत इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी बेहतर है। अगर किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वहां की उनके की हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम बेहतर है, इसका मतलब वहां का ओवरऑल HDI जो होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होगा, वो काफी ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब इस चीज को हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो इंडिकेटर्स ऑफ HDI क्या है? कि मतलब कि HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसी कंट्री का बेहतर होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे नापते हैं? तो कुछ चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब क्या चीज है? दिस मेजर्स हाउ लॉन्ग पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन एवरेज। इसमें यह देखा जाता है कि एवरेज, औसतन, कि एक देश के लोग कितना लंबा जीवन जीते हैं जन्म लेने के बाद। और लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी शोज गुड हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशन। मैंने पहले भी बताया कि अगर जो लोग जितना लंबा जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब क्या दर्शाता है? कि वहां की हेल्थ केयर सिस्टम काफी ज्यादा अच्छी है, वहां की लिविंग कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की बात हो रही है, जापान की एग्जांपल है कि जापान पीपल लिव ऑन एवरेज अप टू 84 ईयर, विच शोज द कंट्री हैज एक्सीलेंट हेल्थ केयर। जापान में जो औसत लोग होते हैं वो 84 साल की एज तक जीते हैं, यानी कि उनकी हेल्थ केयर, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब क्या? कि वहां की हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी बेहतर है। तो पहली चीज तो ये आ गई। और दूसरी चीज क्या चीज आ जाती है हमारे पास? एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक। इसमें क्या पता लगता है? दिस मेजर्स हाउ एजुकेटेड द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। ये नापता है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी शिक्षित है, और इसमें 2 कारक शामिल है, ठीक है। तो एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स में क्या चीज होता है? कि ये देखा जाता है कि एक देश की जनसंख्या कितनी ज्यादा शिक्षित है। अब इसमें 2 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले क्या देखी जाती है? एडल्ट लिटरेसी रेट, और दूसरी चीज क्या देखी जाती है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब वन बाय वन करके इन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अडल्ट लिटरेसी रेट क्या होती है? वह साक्षरता दर, द परसेंटेज ऑफ अडल्ट हु कैन रीड एंड राइट, मतलब कि एडल्ट की वो प्रतिशत, मतलब कि एडल्ट यानी कि जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। इसमें ये देखते हैं एडल्ट की वो प्रतिशत जो कि पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये वयस्कों की वो प्रतिशत दर है जो पढ़ और लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ 99% ऑफ एडल्ट इन जर्मनी कैन रीड एंड राइट, इट शोज अ हाई लिटरेसी रेट। अगर इसमें एग्जांपल दे रहा है कि जर्मनी में जो क्या चीज है, 99% एडल्ट जो है वो पढ़ और लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कि वहां की जो एडल्ट लिटरेसी रेट है काफी ज्यादा बेहतर है। इसमें एडल्ट लिटरेसी रेट में हम लोग देखते हैं कि 15 साल से नीचे, नहीं 15 साल या उससे ऊपर के कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं, जितने लोग पढ़ लिख सकते हैं वो एडल्ट लिटरेसी रेट के अंडर में आ जाता है। 15 साल से कम उम्र वालों को इसमें नहीं देखा जाता, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखी जाती है इसमें? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि सकल नामांकन अनुपात। इसमें क्या चीज होता है? द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन स्कूल फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। इसमें स्टूडेंट्स का वो परसेंटेज देखा जाता है कि कितने प्रतिशत लोग, जो बच्चे हैं, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ते हो, चाहे वो सेकेंडरी में पढ़ते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में पढ़ते हो, इन तीनों ही सेक्टर में कितने जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। इनके जो रेशियो को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसका मतलब एक एग्जांपल के जरिए समझिए कि मान लीजिए कि
एक एरिया है और मान लीजिए कि एक एरिया है और इसकी पॉपुलेशन है 50, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं, मान लीजिए सभी 50 बच्चे हैं 15 साल या इसकी उम्र के ऊपर है, यानी कि ये लोग मान लीजिए कि सेकेंडरी लेवल पे आ जाते हैं। तो 50 बच्चे हैं इस एरिया के अंदर और 50 के 50 स्कूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, 50 ही बच्चे और 50 के 50 स्कूल जाते हैं, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना हो गया, यानी कि जितने टोटल उस एरिया में बच्चे हैं उन टोटल बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 स्कूल जाते हैं। इसका मतलब क्या चीज है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना आएगा, 100% आएगा, मतलब कि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर ये मान लीजिए 25 बच्चे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, 50% है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तीनों स्तर पर, चाहे प्राइमरी हो, चाहे हायर एजुकेशन, चाहे सेकेंडरी लेवल पर, जितने ज्यादा बच्चे एनरोल होंगे ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। इससे ये पता लगता है कि बच्चों को जो शिक्षा की अपॉर्चुनिटी है सभी को मिल रही है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर होता है एक देश को डेवलप करने का। एग्जाम्पल के लिए इन फिनलैंड ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन स्कूल शोइंग द एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सेसिबल। तो फिनलैंड के एग्जाम्पल लिया जा रहा है। फिनलैंड में लगभग सभी जो बच्चे हैं वो एनरोल्ड हैं स्कूल में, ठीक है। और ये क्या चीज दर्शाता है, वो फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम को दर्शाता है कि कितनी ज्यादा एक्सेसिबल है, यानी कि बच्चों की पहुंच के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज देखी जाती है। अब नेक्स्ट चीज के हम लोग बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं रियल पर कैपिटा जीडीपी। अब रियल पर कैपिटा जीडीपी क्या चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या चीज होता है, इट टेल अस हाउ मच मनी ऑन एवरेज ईच पर्सन इन ए कंट्री मेक्स इन ए ईयर। अब इसमें ये बता रहा है कि एक देश के अंदर औसतन एक जो व्यक्ति है वो साल भर में कितना पैसा बनाता है, कमा लेता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिडर द राइज इन प्राइसेस ओवर टाइम, और समय के साथ साथ जो प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं उस चीज को भी इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। सो इट शो द रियल वैल्यू ऑफ मनी पीपल एंड, तो ये एक लोगों के रियल वैल्यू को दिखाता है। मान लीजिए कि एक देश की जीडीपी कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है। देश की जीडीपी कितनी है, 100 रुपए है, और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 5 है। तो 5 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20 रुपीज आएगा। तो 20 रुपीज में तो 20 रुपीज क्या हो गई, उस देश के लोगों की रियल पर कैपिटा जीडीपी हो गई, ठीक है। तो इसमें यह भी चीज देखी जाती है कि क्या जो व्यक्ति जिसकी पर कैपिटा जीडीपी जितनी है लोगों की, ठीक है, क्या वो चीजों को खरीद भी सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। देखिए, रियल पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा हो जाने से ये नहीं होता कि मान लीजिए कि किसी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि इसमें एक चीज और शामिल की जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपए में आती है, ठीक है। एक चॉकलेट 5 रुपए में आती है और आपके पास आप 10 चॉकलेट आप खरीदने के लिए जा रहे हो, तो 10 चॉकलेट आप खरीदने के लिए जा रहे हो तो 5 रुपए के हिसाब से आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए और आपने 10 चॉकलेट खरीदनी है, तो 5 गुना 10 कितने रुपए कीमत हो जाएगी, 50 रुपए चॉकलेट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि अब 50 रुपए में आपने 10 चॉकलेट खरीद ली, लेकिन मान लीजिए इस चॉकलेट की प्राइसेस बढ़ के हो गए 10 रुपए, 5 रुपए से इस चॉकलेट की प्राइस कितने हो गए, 10 रुपए हो गए। तो अब बताइए, अब मान लीजिए आपके पास 50 रुपए ही हैं, तो आप कितने चॉकलेट खरीद पाएंगे, तो आप मैक्सिमम कितने रुपए खरीद पाएंगे, आप 10 गुने 4 यानी 40, यानी कि सिंपल सी आप सिर्फ 4 चॉकलेट ही खरीद पाएंगे। क्यों, क्योंकि प्राइसेस में वृद्धि हो गई। तो इसमें यह भी चीज देखी जाती है, इसमें क्या चीजें देखी जाती हैं कि भले आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, लेकिन क्या आपकी जो खरीदने की परचेजिंग पावर है वो घटी है कि बढ़ी है। तो देखिए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, 5 रुपए का चॉकलेट था, 5 रुपए का चॉकलेट बढ़ के हुए 10 रुपए का हो गया। अब पहले 5 रुपए का चॉकलेट था, अगर आपके पास 50 रुपए हुआ करते थे तो आप 10 चॉकलेट खरीद सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आपके पास 50 रुपए हैं तो आप सिर्फ 4 चॉकलेट खरीद पाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो यही चीज बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन को भी शामिल किया जाता है पर कैपिटा जीडीपी में, कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ी है घटी है तो आपके परचेजिंग पावर पे भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज देखी जाती है। तो अब हम बात करते हैं इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स की। तो अभी तक यहां तक के टॉपिक में हमने क्या क्या समझा, यहां तक के टॉपिक में हमने जो जो चीजें समझी है मॉडर्न मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट में, हमने पीकेएलआई को समझा था कि कितने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, कि इसमें हम कुछ चीजों को शामिल करते हैं, कि कुछ फिजिकल नीड्स को शामिल करते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड कितनी बेहतर है। इसमें हम स्केल का यूज करते हैं 0 से 100, जिस कंट्री का स्केल जितना बेहतर होगा वो उस कंट्री की डेवलपमेंट रेशियो भी उतनी बेहतर होगी। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल थे, इसमें 3 सब्जेक्ट शामिल थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1 कि 1 साल की उम्र के बाद कितना लंबा लोग जीवन जीते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि मतलब 1 साल से कम, 1 साल या उससे कम उम्र के कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000 बच्चों पर। और बेसिक लिटरेसी रेट मतलब कि कितने प्रतिशत लोग जो ऐसे हैं जो बेसिक पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को हमने देखा था।
तो इसके बाद हमने HDI के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि आय आधारित सूचक के बारे में। अब यानी कि ऐसे इंडिकेटर, इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स का एक तरीके से ये भी मतलब हो गया कि किसी देश को हम इनकम के बेसिस पर किस तरीके से डेवलप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। सबसे पहली चीज आ जाती है पर कैपिटा इनकम। दूसरी चीज आ जाती है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पर कैपिटा इनकम के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्या चीज होती है, एवरेज इनकम अर्न बाय ईच पर्सन इन ए कंट्री, कि एक देश के अंदर औसत जो एक व्यक्ति है वो कितना पैसा कमा रहा है। कि एक देश की पॉपुलेशन मान लीजिए 5 है और ये 5 लोग मिलकर कमा रहे हैं 100 रुपए, तो पर कैपिटा इनकम की इनकी कितनी होगी, 100 को 5 से डिवाइड कर दिया 20 रुपीज, तो 20 रुपीज क्या होगी पर कैपिटा इनकम। तो जिस देश की पर कैपिटा इनकम जितनी बेहतर होगी, ठीक है, वहां के लोगों की जो लाइफ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उतना बेहतर होगा। उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन का स्तर, अच्छा एनवायरनमेंट, ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्हें बेहतर मिल जाएंगी, जिससे वो अपने आप को एक तरीके से बेहतर लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो होती है पर कैपिटा इनकम। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे की संख्या। तो इसमें क्या आ जाती है, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द मिनिमम इनकम लेवल रिक्वायर्ड फॉर बेसिक नेसेसिटीज। तो मतलब कि क्या चीज है कि जब एक देश के अंदर लोगों को सही जिंदगी जीने के लिए एक बेसिक लेवल की, जो एक बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, अगर वो चीज भी उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो हम बोलेंगे वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अगर वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी तो इसका मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रतिशत लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे, इसका मतलब है उस देश की डेवलपमेंट का रेशो उतना ही नीचे आएगा। और जिस देश के लोग पॉवर्टी लाइन के जितना ऊपर रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि वहां के लोगों को सहूलतें मिल रही हैं और वो लोग बेहतर लाइफ जी सकेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नॉन इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स की, मतलब कि जिसमें इनकम को नहीं देखी जाती, बाकी अलग अलग चीजों को देखे जाते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन अ पॉपुलेशन, हर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाओं की संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। अगर हर पर 1000 मेल्स पर फीमेल की संख्या जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो देश तरक्की कर रहा है। क्योंकि देखिए, जितना एक मेल देश की तरक्की में योगदान देता है उतना ही फीमेल भी योगदान देती है। अगर फीमेल्स की संख्या कम है, इसका मतलब क्या, बहुत सारी चीजों में हमारा देश पिछड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो दूसरा है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। यह भी मैंने बता दिया था कि द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर, कि 1 साल या उससे कम की एज में जितने हर 1000 बच्चों पर जितनी बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर जितने ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है, इसका मतलब है क्या है कि वहां की हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी नहीं है, ठीक है, वहां की एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, वो देश तरक्की नहीं कर रहा है, ठीक है, डाउनफॉल में जा रहा है। तीसरी चीज क्या आ जाती है हमारे पास, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या चीज आ जाती है, माता मृत्यु दर, द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेस। इसमें क्या आ जाता है, हर 1 लाख महिलाएं जब बच्चे को जन्म देते समय हर 1 लाख महिलाओं पर जितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मान लीजिए कि हर 1 लाख महिला पर मान लीजिए कि 20 महिला की डेथ हो जाती है, इसका मतलब क्या है। और दूसरी तरफ हर 1 लाख महिला पर मान लीजिए 50 महिलाओं की डेथ हो जाती है, इसका मतलब है कि इस वाली कंट्री की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बेहतर है, ये इस दूसरी वाली कंट्री से क्या कहलाएगा, ज्यादा बेहतर कहलाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। इसमें क्या चीज होता है, द परसेंटेज ऑफ पीपल एज 15 एंड ओल्डर हु कैन रीड एंड राइट। इसमें क्या होता है कि 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के कितने प्रतिशत लोग पढ़ और लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। जिस देश की लिटरेसी रेट बढ़िया होगी वो देश तरक्की करेगा ही करेगा। मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी समझाया, ठीक है। तो नॉन इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स पे हम लोग कौन कौन सी चीजें देखते हैं, सेक्स रेशो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल की। हमारे पास 3 एग्जांपल है, एक पंजाब का है, एक केरला का और बिहार का है, ठीक है। हम अलग अलग मेजर्स पर चेक करते हैं कि इन तीनों राज्यों में से किस राज्य को ज्यादा हम लोग बेहतर डेवलप मानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पर, यानी कि हर 1000 बच्चे पर 1 साल या उससे कम उम्र के हर 1000 बच्चे पर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब देखिए, पंजाब का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30 है। इसका मतलब क्या है कि हर 1000 बच्चे के जन्म पर 30 बच्चों की जो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जबकि केरला में सिर्फ 12 बच्चों की डेथ होती है और बिहार में 44 बच्चों की डेथ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि
स्टेट में सबसे कम बच्चों की डेथ होती है वो ज्यादा डेवलप कहलाएगा। तो केरला में सबसे कम बच्चों की डेथ होती है, इसका मतलब क्या है कि वहां की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बेहतर है, इसलिए वहाँ की कम बच्चों की डेथ होती है। तो केरला इस मामले में आगे है, पंजाब थोड़ा सा पीछे और बिहार सबसे पीछे है। अब मदर मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं कि हर 1 लाख मदर्स में हर 1 लाख ऐसी स्त्रियां जो बच्चों को जन्म देती हैं और उस समय उनकी डेथ हो जाती है। अब ये आंकड़े में हर 1 लाख में से पंजाब में 155 महिलाओं की डेथ हो जाती है, केरला में 42 फीमेल्स की और बिहार में 219 की। अब इसमें भी देखिए सबसे कम डेथ कहां पर हो रही है, केरला में हो रही है। तो केरला जो है पंजाब और बिहार से ज्यादा बेहतर कंडीशन में। अब तीसरी चीज की हम बात करते हैं लिटरेसी रेट। 2011 की साक्षरता जो दर था उसके अनुसार क्या है, पंजाब में 75% लोग क्या चीज थे, पढ़े लिखे थे, केरला में 94% और बिहार में 61.8%। तो देखिए इस मामले में भी केरला आगे है। चौथा सेक्स रेशो, यानी कि हर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स की संख्या है, तो पंजाब में 895 है, केरला में 1084 है और बिहार में 918 है। इसमें भी देखिए केरला हमसे आगे निकल गया काफी। चौथी चीज पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम के मामले में क्या चीज है, पंजाब में सालाना जो औसत व्यक्ति है वो 85,577 रुपए कमाता है, केरला में 1,08,147 और बिहार में 21,750 रुपए। तो देखिए इसमें भी केरला हमसे आगे निकल गया। तो ओवरऑल देखिए सिर्फ किसी भी राज्य को या फिर किसी भी कंट्री को सिर्फ इनकम के बेसिस पर डेवलप नहीं बोलते। ठीक है, अब यहाँ पे केरला देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी हमसे आगे, मदर मोर्टेलिटी रेट में भी आगे, लिटरेसी रेट में भी आगे, सेक्स रेशियो में भी आगे, पर कैपिटा इनकम में भी आगे। इसका मतलब क्या है कि केरला ओवरऑल डेवलप्ड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ओवरऑल जो आपने एक चीज समझी वो समझी है कि किसी भी कंट्री को, अब किसी भी कंट्री के साथ आप पर्सन को भी ले लो, किसी भी कंट्री को, किसी भी पर्सन को डेवलप सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पर नहीं बोल सकते। एक किसी भी पर्सन को हम डेवलप तभी बोल सकते हैं जब बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो उसके फेवर में हो, बहुत सारी चीजें जो बेहतर हो। ठीक है, बहुत सारे मेजर्स देखने पड़ते हैं, तब हम किसी को डेवलप बोलते हैं और किसी को डेवलप नहीं बोलते। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो इस चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में आप लोगों से बात की है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में इस चैप्टर को कभी भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप लोगों को ये सारे वीडियो लेक्चर्स बहुत ही समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है सच में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, सीखने को सही मायने में मिल रहा है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास ग्रुप में इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ जो इस पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको अगर हर एक टॉपिक के पार्ट वाइज देखने, हर एक टॉपिक की जो सेपरेट वीडियो लेक्चर देखने, वो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में आप लोगों को देखना है तो वो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की वन शॉट फुल चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।